तो फाइनली अपन रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। दिस रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस रिवीजन के टाइम पे मैं आपको हर एक बात बताते जाऊंगा जहां पर क्या कीवर्ड्स है, कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चंस में घुमाता है, किन बातों को आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। आप अगर चाहो तो उन बातों को नोट भी कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो अंडरलाइन करना है, या जैसे भी चाहो, बट इन बातों का बहुत इंपॉर्टेंस है। रीजन ये, दिस इज लास्ट, दिस इज लास्ट, इसके बाद दोबारा हम नहीं पढ़ेंगे चैप्टर। ठीक, तो अभी अगर हम ये चीज ध्यान नहीं देंगे तो बाद में तो और पॉसिबल नहीं है फिर कवर अप करना। तो मेरे साथ साथ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, मार्क करते जाना, लिखते जाना, मैं आपको बताते जाऊंगा, चीजें समझाते भी जाऊंगा। कुछ ट्रीटमेंट 115 बीएससी के हिसाब से मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको 115 बीएससी से रिलेटेड ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनके 115 बीएससी से लेके डाउट आए थे मेरे पास इतने टाइम पीरियड में, व्हाट्सएप टेलीग्राम में। वो जो डाउट थे उनका एक शॉर्ट डिस्कशन रखूंगा ताकि आपको वो डाउट्स से रिलेटेड समझ आए कि बच्चे जो सोच रहे हैं शायद वो हो सकता है आप भी सेल्फ प्रिपेयर करो तो वो डाउट आ जाए, माइट बी पॉसिबल, आज नहीं तो कल आ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें आप खुद से नोट करोगे तो इट्स वेरी नाइस, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। चेक, आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ो, अच्छे से ध्यान दो। रीजन ये, दिस इज लास्ट, किसी भी चीज को ऐसे पढ़ना, ऐसे दिमाग में घुसाना कि दिस इज लास्ट, इसके बाद हम इस चैप्टर को तो दोबारा नहीं खोल के देखेंगे। ठीक है, तो ये सोच के साथ पढ़ना, ये समझ के साथ पढ़ना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, काम आएगा, और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने में भी हेल्प करेगा। ठीक है, आई मेरी बात समझ, क्लियर हुआ सबको? अब अपन आगे बढ़ते हैं और अब अपन स्टार्ट करते हैं कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कैसे ध्यान देना है, क्या करना है। ठीक, चल, तो फाइनली इनकम टैक्स स्टार्ट होता है, रिविजन, लेट्स स्टार्ट सर। ठीक है, सब भगवान को याद कर लो, क्योंकि अब हर संडे मैं आपके जीवन में आऊंगा। ठीक है, और ऐसे ही लंबी लंबी क्लास के साथ आऊंगा, काफी लंबी लंबी क्लासेस होगी क्योंकि रिविजन्स होते हैं तो लंबी रहती है सर। ठीक है, तो जो जो भगवान को सबको याद करना है कर लो कि भगवान बचा लो। ये हर संडे का कारवा किस्सा हो चुका है कि अब हमारे संडे जिंदगी से गए, क्योंकि जब तक वर्तमान सर का रिविजन कंप्लीट नहीं होता वो संडे टू संडे बैक टू बैक आते रहेंगे और चीजें रिवाइज कराते रहेंगे। ठीक है, स्टार्ट करूं मैं? चलो सर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिलीव मी दिस इज वन ऑफ द वेरी इजी हेड, इजीएस्ट हेड, मुझे लगता है सबसे प्यारा ये होता है। मैंने स्टार्ट इसलिए इससे किया क्योंकि मैं चाहता था, आप बहुत टाइम हो चुका इनकम टैक्स, तो एक बार इससे रिकॉल करना थोड़ा सा स्टार्ट करो, एक फ्लो बनेगा, फिर अपन उठाते हैं बड़े बड़े चैप्टर्स। मैं एकदम से आपके सामने पीजीपीएस सैलरी उठा लेता तो आप बेहोश हो जाते, क्योंकि आपको उतना याद नहीं आएगा, मुझे बहुत कुछ याद आ जाएगा, तो इसीलिए मैंने इससे स्टार्ट किया सर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट सर। सर मैंने आपको बताया था कोई भी हम हेड पढ़ते हैं उसका जो सबसे पहला सेक्शन होता है वो चार्जिंग सेक्शन होता है, और चार्जिंग सेक्शन ये बोलता है सर कि कुछ बातें मैं बता रहा हूं, अगर वो बातें सेटिस्फाई होती है तो आप आईएचपी के हेड में कवर हो, अदरवाइज आईएचपी का हेड आपके लिए इररिलेवेंट हो जाता है। तो कुछ बातें जो होती है उसमें सबसे पहली बात जो सेक्शन 22 बोलता है आईएचपी में, ये बोलता है सर कि किसी भी पर्सन के पास बिल्डिंग होना चाहिए और लैंड अपेरेंट देयर टू होना चाहिए, या तो उसके पास बिल्डिंग हो और या तो सर जमीन और बिल्डिंग साथ में कनेक्टेड हो तो भी चलेगा। सर अगर उसके पास बिल्डिंग किसी किराए की जमीन पे बनी हुई है तो भी वो बिल्डिंग चलेगी सर, पर बिल्डिंग होना चाहिए। अगर वो जगह खाली है और अगर आपने खाली जमीन को सिर्फ किराए पे दिया है तो सरकार बोलती है उसका ट्रीटमेंट यहाँ नहीं है, हम उसको कहाँ लेके जाएंगे? आईयूएस में, वो यहाँ की इनकम नहीं मानी जाती है। ठीक, फिर सर दूसरी बात ये थी कि सर एसएससी का ओनर होना जरूरी है सर, ओनर होना भयानक जरूरी है सर। ठीक है, तो सर अगर आप किसी प्रॉपर्टी के ओनर नहीं हो तो आईएचपी में बात ही नहीं आती है, भले ही आपको रेंट मिलता हो। तो एक स्टूडेंट ने बोला सर अगर मान लो हम ओनर नहीं है और हमें रेंट मिलता है तो आईएचपी में तो कवर्ड नहीं है, तो सर कहीं टैक्सेबल नहीं है? नो, आईयूएस अभी भी जिंदा है, वहां तो आप जाओगे ही सर। ठीक है, तो सर फ्री होल्ड, लीज होल्ड राइट्स, ये सब चीजें सर कवर्ड है। डीम्ड ओनर, डीम्ड ओनर तो हम सेक्शन 27 में पढ़ेंगे भी सर। ठीक, ओनरशिप में एग्जिस्ट इन द प्रीवियस ईयर, सॉरी मस्ट एग्जिस्ट इन द प्रीवियस ईयर, मस्ट मतलब जरूरी है सर, हो सकता है आप असेसमेंट ईयर में ओनर ना हो चलेगा, बट प्रीवियस ईयर में आपका ओनर होना जरूरी है।
असेसमेंट ईयर में अगर आप ओनर नहीं भी हो तो भी सरकार बोलती है जो आपको इनकम हो रही है वो इनकम टैक्सेबल होगी सर हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, असेसमेंट ईयर में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इनकम प्रीवियस ईयर की देखते हैं, टैक्स हम असेसमेंट ईयर में पे करते हैं, तो सरकार बोलती है हमें प्रीवियस ईयर से मतलब है। अगला पॉइंट ये था सर कि आप वो प्रॉपर्टी को किसी भी पर्पस के लिए यूज करो बट नॉट फॉर बिजनेस पर्पस, क्योंकि अगर आपने उसमें बिजनेस किया तो सरकार बोलती है अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए एसेट यूज हो गई तो सर उस केस में यहाँ पर आप फॉल नहीं करोगे, उसके लिए फिर अगला हेड है सर जो है पीजीईपी, आप उधर कवर हो जाओगे। तो एक पर्सन ने सिंपल बोला सर मान लो मैंने किसी को किराए पे दिया और वो सामने वाला वहां पर बिजनेस कर रहा है, तो सर वो जो मुझे रेंटल इनकम होगी वो रेंटल इनकम कहाँ जाएगी? सरकार बोली सुन तू बिजनेस नहीं कर रहा है ना, मैं बोला ना मैंने तो किराए पे दिया, सामने वाला बिजनेस करता है। सरकार बोली तू बिजनेस नहीं करता तो आईएचपी, अगर तू बिजनेस करता तो पीजीपी। सामने वाले जिसको तूने रेंट पे दिया है वो आदमी कुछ भी कर सकता है, वहां पर वहां बिजनेस भी कर सकता है, खुद भी रह सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ आ रहा है? तो हमें ये देखना है कि जो आदमी किराए पे दे रहा है वो उसका क्या यूज कर रहा है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जहां पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट फंसता है एग्जाम में, क्योंकि आपको ये समझ आना चाहिए कौन सी इनकम पीजीपी में जा रही है, कौन सी इनकम आईएचपी में जा रही है। ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर आगे तो क्वेश्चन बनना ही गलत है सर, वो तो गारंटीड आप क्वेश्चन आगे गलत बना दोगे। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना आप कि कौन सी इनकम कौन से पर्पस के लिए वो जो एसेट हम किराए पे दे रहे हैं, जो आदमी किराए पे दे रहा है उसका पर्पस क्या है, क्या वो धंधा करता है, क्या वो बिजनेस करता है, और अगर बिजनेस करता है तो पीजीपी, और अगर बिजनेस नहीं है सर वो ऐसे ही घर किराए पे दिए तो उस केस में सरकार ने बोला सिंपल आप आईएचपी में आ जाइए। ठीक है, ये चीज का आप ध्यान रखेंगे सर। ठीक, ये चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्लियर हुआ? बेटा दिमाग में। आगे बढ़ते हैं सर। इसके बाद हमने बोला सर कि कोई भी बिल्डर, ये हमने बहुत अच्छे से समझा था सर, कोई भी बिल्डर को सरकार 2 साल का टाइम देती है भाई, कि जब से तुम्हारा कंप्लीशन हुआ है उस साल के फाइनेंशियल ईयर एंड से लेके 2 साल तुम्हारे पास टाइम पीरियड है। इस 2 साल में तुम क्या करो, अपनी प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ा दो। अगर तुमने अपनी प्रॉपर्टी को किराए पे नहीं चढ़ाया तो उस केस में सर 2 साल बाद हम ये मान के चलेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी डीम लेट आउट है। सर इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है कि आपने उसको किराए पे नहीं भी चढ़ाया होगा तो जो इनकम हो रही होगी वो आपकी आईएचपी, जो इनकम नहीं भी हो रही होगी वो भी आपकी कहां पर टैक्सेबल हो जाएगी? आईएचपी में। सरकार बोलती है हमें फर्क नहीं पड़ता, फिर वो खाली भी पड़ा रहेगा तो भी हम मान लेंगे कि सर वहां से रेंटल इनकम होती है और वहां पर ये आईएचपी में आके टैक्सेबल हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट ये सेकंड पॉइंट है जहां पर मिस्टेक करते हैं। स्टूडेंट को ये लगता है सर कि अगर कोई प्रॉपर्टी है और बिल्डर है, और अगर बिल्डर कोई प्रॉपर्टी को किराए पे दे रहा है तो सर बिल्डर प्रॉपर्टी को किराए पे दे रहा है तो पीजीपी में जाएगा। नो सर, आप समझो, बिल्डर का काम प्रॉपर्टी किराए पे देना नहीं होता है, बिल्डर का काम होता है प्रॉपर्टी बेचना। तो सर उसको अगर रेंटल इनकम हो रही है तो वो पीजीपी में क्यों जाएगी? कॉमन सेंस से सोचो, उसका काम ही नहीं है ये चीज, उसका काम है सर प्रॉपर्टी बेचना। आई बात समझ? क्लियर हुआ? ये ध्यान रखना, ये सेकंड पॉइंट है जहां पर स्टूडेंट सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं। फिर कुछ एग्जेम्पशन है सर, जो मतलब आप आईएचपी में नहीं जाते हो, दूसरे हेड्स पे मूव कर जाते हो सर। सबलेट, याद है सर सबलेटिंग क्या होती है? मैंने किसी को किराए पे दिया, वो सामने वाला किसी और को किराए पे दे दिया, तो मैंने जो किराए पे दिया दैट इज रेंटल इनकम, वो सामने वाला किसी और को किराए पे दे दिया दैट इज कॉल्ड सबलेटिंग। सबलेटिंग सर आईएचपी में नहीं आता, वो आईयूएस में मूव करता है सर। अगला है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी। ये सिंपल ये बोलता है सर कोई भी आदमी अपने आप को प्रॉपर्टी किराए पे देके रेंटल इनकम अर्न नहीं कर सकता। प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी, कोई आदमी अपने आप से ट्रांजेक्शन करके पैसे नहीं कमा सकता। अगला, लेटिंग इज इंसिडेंटल टू मेन बिजनेस। सर जहां पर आपके मेन बिजनेस से कनेक्टेड है, मतलब आप किराए पे देते हो, आपका मेन पर्पस ही बिजनेस है, तो सरकार बोली फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप पीजीपी में ही चले जाओ। ठीक, उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था सर, एसएससी इज प्रॉपर्टी यूज फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। अगर कोई एसएससी है और उसकी प्रॉपर्टी है, उसने पार्टनरशिप फर्म को दिया बिजनेस पर्पस के लिए, तो उस केस में सर अगर मान लो उस प्रॉपर्टी से अगर कोई इनकम हो रही है तो सर वो किस हेड पे जाएगी? डिपेंड करता है सर, वो प्रॉपर्टी अगर बिजनेस पर्पस के लिए जा रही है तो वो इस हेड पे नहीं आएगी, वो कहा जाएगी पीजीईपी में। सर क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर एक होते हैं, ये हम शुरुआत से पढ़ के आ रहे हैं। तो ये माना जाएगा कि वो पार्टनर ही उस प्रॉपर्टी को काय के लिए यूज किया? बिजनेस के लिए यूज किया। तो जब वो बिजनेस के लिए यूज किया तो यहाँ पर क्यों लेके आओगे उसको? आई बात समझ? बैठा दिमाग में? एक और बात लिखी हुई थी, बट इफ द प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय द एचयूएफ एंड इज गिवन ऑन रेंट टू द फर्म in which the member of the HUF are partner in their personal capacity, they are taxable under the IHP in the hands of HUF। ये ऐसा क्यों बोला गया?
ये इसलिए बोला गया क्योंकि हम शुरू से सीख रहे सर कि एचयूएफ और उसके मेंबर फॉर द पर्पस ऑफ पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं, तो दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। तो ये माना गया कि सर अगर कोई पार्टनर अपनी प्रॉपर्टी एचयूएफ को किराए पे दे रहा है, तो सर वहां पर अगर मेंबर जो है अगर उसको रेंटल इनकम होती है तो वो आईएचपी में टैक्सेबल होती है। आई बात समझ, ये इसके पीछे का लॉजिक है। इसके बाद हमने पढ़ा था सर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। डिस्प्यूटेड याद है सर, जहां पर यार समझ नहीं आ रहा है, दो भाई लड़ रहे हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी, तो कोर्ट बोलता है सर एक काम करते हैं, अभी हमें भी नहीं समझ आ रहा है किसके ऊपर टैक्स लगाना है किसके ऊपर नहीं लगाना है, तो हम क्या करते हैं, हम इस बेसिस में टैक्स लगाते हैं कि जो पर्सन उस प्रॉपर्टी का उस टाइम बेनिफिट ले रहा है वो पर्सन आईएचपी के हेड में टैक्स पे करेगा, जो भी पर्सन होगा। ठीक है, इसके बाद है कंपोजिट रेंट। इसका एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आपको स्टूडेंट्स को करना चाहिए, चाहे नवंबर 2022 का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन करना चाहिए। मैंने एग्जाम क्वेश्चन बैंक में कराया है ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर। मेरे को लगता है अगर इन केस कभी इंस्टीट्यूट को घुमाना रहा या परेशान करना रहा तो आपको वो क्वेश्चन जरूर पूछ सकती है, और वो क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो एक कंपोजिट रेंट की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, एक्सट्रीम प्रैक्टिस है। कंपोजिट रेंट वर्ड का मतलब क्या होता है सर, जहां पर रेंट के साथ साथ कुछ चीजें और मिक्स्ड है, कुछ चीजें और मिली हुई है। जैसे कि सर हो सकता है आपने रेंट के जो घर किराए पे दिया होगा, घर के साथ साथ फर्नीचर भी दिया होगा, हो सकता है सर घर के साथ साथ कुछ सर्विसेज भी होगी। तो सरकार बोलती है कंपोजिट रेंट मतलब दो या दो से ज्यादा चीजों को मिला दो रेंट के साथ, तो दैट इज कॉल्ड कंपोजिट रेंट। अब जब सर सामने वाले से मैं रेंट ले रहा हूं तो मेरे को रेंट के साथ साथ देखना पड़ेगा सर कि मैं उससे और क्या क्या चीजें लेता हूँ रेंट के साथ साथ। अगर सर रेंट के साथ सर्विसेज का भी चार्ज करता हूँ, और सरकार बोलती है आप अलग अलग बाइफरकेट कर सकते हो कि भाई रेंटल इनकम कितनी है, सर्विस चार्जेस कितने हैं, तो सरकार बोलती है अगर आप अलग अलग कर सकते हो तो इट्स वेरी नाइस। तो हम क्या करेंगे, जो घर से रेंटल इनकम हो रही है वो आईएचपी में जाएगी, और सर जो सर्विसेज से इनकम हो रही है वो बिजनेस में चले जाती है या आईयूएस में भी चले जाती है। बट सर सरकार ने बोला मान लो आप उनको अलग अलग नहीं कर पा रहे हो, आप उन्हें सिंगल एक्टिविटी जैसा ट्रीट कर रहे हो, तो सरकार बोलती है हम ये चेक करेंगे कि सामने वाले का जो किराए पे देने का इंटेंशन है वो क्या है। क्या उसका इंटेंशन घर किराए पे देने का है, क्या उसका इंटेंशन सर्विसेज प्रोवाइड करने का है। सरकार बोलती है अगर उस बंदे का इंटेंशन सर घर किराए पे देने का है तो हम उसको टैक्सेबल आईएचपी में करेंगे, और अगर सर उसका मेन पर्पस घर किराए पे देने का नहीं है, उस घर से रिलेटेड जो सर्विसेज है उसको अवेल करवाने का है सामने वाले को, तो हम उसको पीजीपी में लेके जाएंगे। आई बात समझ। अब हो सकता है सर कि आप घर किराए पे दो, घर के साथ साथ सर अदर एसेट्स भी दो, हो सकता है प्लांट मशीन फर्नीचर कुछ भी दे सकते हो। सरकार बोलती है क्या ये फर्नीचर अलग अलग हो सकते हैं, मैं बोला नहीं ये नहीं हो पाते, ये अटैच है, इसको चाह के भी मैं निकाल नहीं सकता। ठीक, तो सरकार बोलती है या तो तू पूरी इनकम पीजीपी में ले जा या तो तू आईयूएस में ले जा, और अगर तू सेपरेट कर सकता है अलग अलग कर सकता है तो सरकार बोलती है जो घर की रेंटल इनकम है उसको तू आईएचपी में ले जा, और जो एसेट्स की इनकम है चाहे एसी से आई हो, चाहे फर्नीचर से आई हो, चाहे फ्रिज से आई हो, चाहे टीवी लाइट्स इन सब से आई हो, इन सबको तू कहाँ लेके जा सर, या तो पीजीपी में ले जा या आईयूएस में ले जा, ये डिपेंड करेगा तू क्या करता है। अगर तू बिजनेस करता है तो पीजीपी में लेके चल जा, तू बिजनेस नहीं करता तो आईयूएस में लेके चले जा। आई बात समझ, ये हम पढ़े थे सर, ये पूरी सेक्शन 22 के अंदर की कहानियां थी। अब पढ़ते हैं हम सेक्शन 23। सेक्शन 23 मैंने आपको बकायदा इजी तरीके से चार्ट के थ्रू हम समझे थे। सेक्शन 23 आपको सर कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू, जहां पर ये बोलता है सर कि हम एनुअल वैल्यू कंप्यूट करेंगे। कंप्यूट करने का तरीका वेरी सिंपल सर, इन वर्ड्स का मतलब हमने पूरा डिटेल में समझा था सीखा था, अभी हम इतना डिटेल नहीं जाएंगे सर। ठीक, तो सर सबसे पहला होता था फेयर रेंट। फेयर रेंट और हम किसको कंपेयर करते थे, म्युनिसिपल रेंट। अब फेयर वैल्यू म्युनिसिपल वैल्यू कुछ भी दे सकता है, वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना, बात तो सेम है सर। फेयर रेंट या म्युनिसिपल रेंट या फेयर वैल्यू या म्युनिसिपल वैल्यू, दोनों में व्हिचएवर इज हायर, उसको किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट जो आएगा वो दोनों में व्हिचएवर इज लोअर, लोअर जो आएगा उसको किससे कंपेयर करेंगे, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। ये जो लोअर आया है इसी को हम क्या बोलते हैं प्यार से, एक्सपेक्टेड रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट को एआरआर से कंपेयर करेंगे तो दोनों में व्हिचएवर इज हायर, तो हमारा क्या आ जाएगा, जीएवी। ठीक है, हमने सिंपल इसको ऐसे याद रखा था, हायर लोअर हायर। ठीक है, ऐसे याद रखा था, तो सर हमारा आ जाएगा जीएवी। जीएवी में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स, तो सर हमारा क्या आ जाता है, एनएवी। ठीक, एनएवी में फिर हम माइनस करना चालू करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन, तो फाइनली हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब कुछ बातें इससे रिलेटेड जो एग्जाम में काम की लगती है मेरे को। देखो फेयर रेंट अगर कभी एग्जाम में दे दे तो फाइन,
कभी क्वेश्चन में एग्जाम में मान लो धोखे से फेयर रेंट नहीं दिया, कोई बात नहीं, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। अगर नहीं दिया तो जो आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल है वही हमारा फेयर रेंट बन जाता है कंपैरिजन करने के लिए। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा है सर म्युनिसिपल रेंट। म्युनिसिपल रेंट जनरली क्वेश्चन में देता है, बट कई बार क्या होता है आपको म्युनिसिपल टैक्स दे देता है और बोलता है कि म्युनिसिपल टैक्स हमने 10% पे किया है। तो दैट इज स्मार्टनेस कि म्युनिसिपल टैक्स अगर आपको 10% दे दिया है तो आप 100 करोगे तो म्युनिसिपल वैल्यू आ जाएगी। ये चीज का ध्यान रख सकते हैं। स्टैंडर्ड रेंट जो हमें ध्यान रखना है एग्जाम के लिए वो ये याद रखना है कि सर स्टैंडर्ड रेंट वो वाला कवर होता है जो रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर होता है, तो हमें वो वाला देखना होता है स्टैंडर्ड रेंट। ठीक, फिर आता है हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट यहां से आपने हायर लोअर खेला तो एक्सपेक्टेड रेंट आया, फिर हम उसको कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल। यहां पर ये ध्यान रखना, अभी तो चलो बहुत टाइम हो गया इंस्टीट्यूट इस वर्ड पे घुमा नहीं है, बट क्या पता मेरे को कल घुमा दे तो। सर रेंट एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल, रिसीवेबल वाला भी आता है सर, सिर्फ रिसीव मत सोचना, रिसीवेबल होगा तो वो भी आएगा। हम जिंदगी की पूरी लड़ाई ना इन दो पे ही करते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल, क्योंकि यहीं पर सब बातें आती है सर। पहली बात जो इसमें यहाँ पर आती है वो होती है वैकेंसी की। मैंने बोला था सर अगर मान लो आपकी प्रॉपर्टी 8 मंथ्स किराए पे है और 4 मंथ्स सर वेकेंट है, तो सरकार बोलती है एक काम करो, अगर वैकेंसी का केस है, ये मैंने अच्छे से चार्ट बनवा के लिखवाया था सर, अगर वैकेंसी का केस है तो आप क्या करोगे, जीएवी इज इक्वल टू एआरआर, बस इसके आगे पीछे कुछ नहीं सोचना है। अभी लॉजिक्स वगैरह सब साइड है सर, क्योंकि लॉजिक्स हमने रेगुलर क्लास में सीखे समझे सब बातें की, बट अब नहीं। अब आपको एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट एग्जाम के लिए याद रखना है कि सर इन केस अगर वैकेंसी है तो जीएवी इज इक्वल टू एआरआर। सर अगर वैकेंसी का केस नहीं है, 4 मंथ्स जो प्रॉपर्टी है वो या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड रह गई या कुछ और रीजन से, तो सरकार बोलती है उस केस में जीएवी इज इक्वल टू एआरआर नहीं होता, हम जीएवी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट फॉर 12 मंथ्स देखते हैं और 12 मंथ से एआरआर को कंपेयर करते हैं। हो सकता है सर आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल 8 मंथ्स का हो, हम एक्सपेक्टेड रेंट 12 मंथ्स का लेते हैं, 8 और 12 को कंपेयर करते हैं, दोनों में विच एवर इज हायर। आई बात समझ? ये आप एग्जाम के लिए ध्यान रखेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। उसके बाद अगली कहानी जो आती थी वो थी म्युनिसिपल टैक्स की। दिस इज वेरी नाइस। म्युनिसिपल टैक्स का एक बात ध्यान रखना, इसमें मेरे को जो लगता है एग्जाम प्रोस्पेक्ट में घुमाता है, जो सीएसीएमए की बुक को मिला के बताता हूं मैं। म्युनिसिपल टैक्स पहले तो पे होना चाहिए, दैट इज प्राइम इंपॉर्टेंट, बिना पे के तो माइनस करना ही मत, पेबल दिख गया तो छूना भी मत। म्युनिसिपल टैक्स पेड होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एग्जाम में कई बार क्या होता है, क्वेश्चन है ऐसा दे देता है कि म्युनिसिपल टैक्स पिछले 4 सालों का पे कर दिया और आगे के भी 1 साल का पे कर दिया। अगर म्युनिसिपल टैक्स जो आउटस्टैंडिंग था वो अगर पे कर रहा है तो आप यहाँ माइनस करेंगे। म्युनिसिपल टैक्स अगर आगे वाले साल, मतलब प्रीपेड बोलते सकते हैं हम जिसको, कि आगे वाले साल का अगर इस साल पे कर रहे हैं तो आप उसको माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि वो इस साल का म्युनिसिपल टैक्स नहीं है, वो अगले साल का, आप अगले साल का माइनस करेंगे अगले साल में। ठीक है, ये चीज का एक छोटा पॉइंट है बट ध्यान रखने वाली बात है, इन केस अगर एग्जाम में कंफ्यूज कर दिया तो, नहीं करता कर दिया तो हमें पता होना चाहिए कि इसका ट्रीटमेंट ये है। तो हमारा आ गया एनएवी। एनएवी के बाद सर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन की, ये तो हमें देना ही है सर। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन कभी उड़ा मत देना। लोग जनरली क्या करते हैं 115 बीएससी के चेकलिस्ट में स्टैंडर्ड डिडक्शन ही उड़ा देते हैं। हाँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन है सर। उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करते हैं तो हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आता है। यहाँ तक समझ आई बात, क्लियर हुआ सबको? अब यहाँ पर कुछ बातें हैं सर जो छोटी छोटी सी है बट ध्यान रखने वाली बात है। पहली चीज, एक पर्सन कोई भी 2 प्रॉपर्टी जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसकी एनुअल वैल्यू नहीं ले सकता है। अब ये जो 2 प्रॉपर्टी है इसकी एक खास बात आप ये याद रखेंगे कि सर उसकी एक प्रॉपर्टी दुबई में भी हो सकती है और एक प्रॉपर्टी इंडिया में भी हो सकती है। तो सर अगर दुबई की भी प्रॉपर्टी और इंडिया की भी प्रॉपर्टी तो 2 घर की एनुअल वैल्यू नहीं ले सकता है। ये पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक, हमें 2 घर का ये अलाउड है। सर अगर हमें 3 घर दे देगा तो फिर हम कॉम्बिनेशन बना बना के खेलते हैं सर, याद है? वैसे क्वेश्चन आएगा तो हम ये चीज करेंगे भी। उसके बाद हमें एक जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है सर, कि ऐसा भी हो सकता है कि एक घर के 2 हिस्से हो, जहां पर ये बोले कि हाफ पोर्शन इज लेट आउट, हाफ पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अगर ऐसा हो तो याद रखना, आप सिर्फ एक चीज याद रखना कि आपको हर चीजें 2 चीजों में सेग्रीगेट करना है, कि म्युनिसिपल टैक्स को 2 में बांटना होगा, इंटरेस्ट को 2 में बांटना होगा। नहीं आता एग्जाम में याद, हड़बड़ी में क्या करते हैं हम, लेट आउट में ही पूरा इंटरेस्ट माइनस कर लेते हैं, पूरा म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर लेते हैं, ये क्लिक नहीं करता एग्जाम में। तो ये छोटी सी चीज मेरे को लगता है ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, और याद रखना इन केस अगर कोई प्रॉपर्टी खाली भी है तो खाली प्रॉपर्टी को भी यही माना जाता है सर वेकेंट प्रॉपर्टी,
और कोई अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आप वर्ड्स पढ़ना, एग्जाम में ध्यान से वर्ड्स पढ़ना कि वो वीकेंड प्रॉपर्टी है, लेट आउट प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, क्या है। वर्ड्स का ही खेल है सर। अगर आपने एक वर्ड भी गलत पढ़ा तो आंसर गलत हो जाते हो। ठीक। उसके बाद है डिडक्शन फ्रॉम एनुअल वैल्यू। अब बात आती है सेक्शन 24 की, तो हमने 23 कवर किया, 23 के बाद आता है 24। 24 प्यार से बोलता है सर, पहला तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, दैट इज डैम इजी, उसको साइड करते हैं। दूसरा है सर इंटरेस्ट ऑन लोन। पूरी लड़ाई, जन्मों की लड़ाई सिर्फ इसी पे आके बैठ जाती है, क्योंकि एक स्टूडेंट को सबसे पहले ये समझना होता है कि इंटरेस्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्री और पोस्ट। सर हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि कोई क्वेश्चन में प्री का इंटरेस्ट है कि नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, खुद से ट्राई करते हैं, क्वेश्चन से देख के सोचने कि इसमें प्री का इंटरेस्ट होगा कि नहीं। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक। आप जब अभी प्रैक्टिस करो तो आप अपने घर में जब प्रैक्टिस करो तो सर हर चीज को लिख के करो, क्योंकि सर एक बात समझो, जब तक आप लिखोगे नहीं, अपने दिमाग को कमांड दोगे नहीं, तो उस दिमाग उस चीज को बैठाएगा कैसे, बैठाएगा नहीं तो सर एग्जाम में चलेगा कैसे। आप बेटर है लिख के करो, मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं। ठीक। हाँ, अगर आपने एग्जाम से पहले टेक्स्ट को 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लिया, माइट बी पॉसिबल, फिर आप क्वेश्चन में देख के भी क्लिक कर लोगे या गेस कर लोगे सर। ठीक है। तो सर हम क्या करते हैं, प्री का इंटरेस्ट निकालते हैं, पोस्ट तो अपने आप आता है सर, प्री का हम मेन निकालते हैं। और प्री का इंटरेस्ट निकालने का तरीका सिंपल है सर। जब से हमने लोन लिया, डेट ऑफ बोरोइंग टू, सर या तो हमने लोन रीपे कर दिया, और या तो फिर सर जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट। तो सर अभी सर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है मान लो 30 जून को, तो सर 30 जून को अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ तो सर इससे पहले वाला फाइनेंशियल ईयर क्या होगा सर, 23-24। उसकी लास्ट डेट क्या होगी सर, 31 मार्च 2024। इतने तक मैं जो भी इंटरेस्ट पे करूंगा ये प्री का होगा, इसके बाद का पूरा इंटरेस्ट क्या होगा, पोस्ट का होगा। ये बात आई समझ, ये ध्यान रखने वाली बात। सर इसके अलावा, प्री के इंटरेस्ट के अलावा जितना भी आप इंटरेस्ट पे करते हो सब काय का होता है, पोस्ट का इंटरेस्ट होता है। ये हमने समझा। फिर इंटरेस्ट से रिलेटेड सर लिमिट भी होती है, यहीं पर मेन 115 बीएससी पिक्चर में आ जाता है सर। ये जो इंटरेस्ट की लिमिट होती है सर, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए होती है, लेट आउट के लिए कभी कोई लिमिट नहीं होती है। मैंने हमेशा से बताया सर, लेट आउट में आप जितना चाहे इंटरेस्ट माइनस कर सकते हो, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस। बट सर अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो इंटरेस्ट के लिए लिमिट है सर। अब लिमिट कितनी है सर, 2 लाख रुपीज और 30,000। ये डिपेंड करेगा सर सर्कमस्टांसेस पे। जनरली सर एग्जाम में आपको 2 लाख की लिमिट से ही चेक कराएगा, बट हो सकता है वो 30,000 की लिमिट भी चेक करा दे। तो सर 2 लाख की लिमिट हम कब यूज करते हैं सर, जब आपने 5 साल के अंदर सर घर का कंस्ट्रक्शन या एक्वायर कर लिया हो। सर घर जो बना हो वो 1/4/1999 के बाद का हो। ठीक है। और सर घर नया होना चाहिए, नया। अगर आपने रिपेयर वगैरह के लिए लोन लिया है तो उसके लिए फिर लिमिट 30,000 में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर इसमें कुछ छोटी छोटी बातें जो मुझे ध्यान रखने लायक लगती है। जो पहली चीज है सर, अगर आपने लोन कहीं से भी लिया हो, चाहे फ्रेंड से लिया हो, रिलेटिव से लिया हो, किसी से भी लिया हो, आप इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो। इंटरेस्ट की सबसे प्यारी बात यह है कि सर अगर ये पेबल भी है तो भी क्लेम होता है। ऐसा नहीं है कि इसका पे होना जरूरी है। म्युनिसिपल टैक्स में हम बोलते थे कि पे होना जरूरी है, ये ना भी पे हो तो भी सर आप क्लेम कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसके साथ। पर सर एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने एक प्रॉपर्टी को बनाने के लिए 20 लाख रुपए का लोन लिया और बाद में फिर 10 लाख रुपए का और लोन लिया, तो आप दोनों के इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो। पर मान लो सर कोई प्रॉपर्टी को बनाने के लिए आपने 20 लाख का लोन लिया, 20 लाख का 10% इंटरेस्ट, 2 लाख रुपीज आप इंटरेस्ट पे करते हो, बट आपके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो 2 लाख का इंटरेस्ट पे कर पाओ। तो उस 2 लाख के इंटरेस्ट को पे करने के लिए आपने फिर से लोन लिया 2 लाख रुपीज का और उसका इंटरेस्ट पे किया, तो वो अलाउड नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट कभी अलाउ नहीं होता सर। ठीक है। ये एक छोटी सी बात जो मेरे को लगती है याद रखने वाली बात है, अगर आप ध्यान रखो तो अच्छी चीज है सर। ठीक है। इंटरेस्ट इंक्लूड, अब देखो ये पॉइंट अभी तो छेड़ती नहीं है इंस्टीट्यूट, बट इन केस अगर कभी छेड़ दी तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इंटरेस्ट में इंक्लूड करते हैं हम सर्विस फीस, अदर चार्जेस, ये सब चीजें इंक्लूड करते हो। ठीक है। ये चीजों का ध्यान रखना। बाकी रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन रहा तो लिमिट 30,000 हो जाएगी सर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे सर। अच्छा, प्री का इंटरेस्ट कितने सालों के लिए मिलता है, 5 साल, याद है ना सर। प्री का इंटरेस्ट पूरा हम एक बार में क्लेम नहीं करते सर, उसको 5 इंस्टॉलमेंट्स पे क्लेम करते हैं, ये सिंपल सी बात। उसके बाद हमने सेक्शन 25 पढ़ा था। सेक्शन 25 क्या था सर, अमाउंट नॉट डिडक्टेबल। ये सरकार बोलती है सर मान लो आप इंडिया के बाहर से लोन लिए तो आपको इंटरेस्ट पे करना है। अब जब बाहर वाले को इंटरेस्ट पे करते हो तो उसकी इनकम है, और अगर आप उसकी इनकम पे उसका टीडीएस नहीं काट रहे हो तो हम आपको इंटरेस्ट नहीं देंगे, आपको इंटरेस्ट टीडीएस काटना पड़ेगा सर। उसके बाद है सेक्शन 25A, दैट इज डैम इजी। सर ये बोलता है सर एरियर्स ऑफ रेंट या अनरियलाइज्ड रेंट,
अगर ये किसी पर्सन को रिकवर हो रहा है, पुराना पैसा अगर सरकार बोलती है आपको रिकवर होता है, तो ये इसमें मेरे को जो लगता है एग्जाम के लिए एक पॉइंट है जहां पर आप घूम सकते हो। वो ये ध्यान रखने वाली बात है कि सर जब मेरे को एरियर्स ऑफ रेंट या अनरिलाइज्ड रेंट रिकवर हो रहा है, तो उस टाइम मेरे पास प्रॉपर्टी हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी रिकवर होगा ये टैक्सेबल होगा, ठीक है। बट इसकी टैक्सेबिलिटी की खास बात आपको ये याद रखना है कि इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% मिल जाता है, इसको मत उड़ा देना, ठीक। फिर प्रॉपर्टी ओन बाय ओनर्स, इसमें सरकार ने सिंपल बोला सर अगर मान लो दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, तो सरकार बोली पहले ये चेक करना क्वेश्चन में क्या उनका शेयर डेफिनेट है कि नहीं है। अगर उनका शेयर डेफिनेट है कि एक 60% का मालिक है, एक 40% का मालिक है, तो सरकार बोली उसको फिर तू दो हिस्से गिनना, दो अलग अलग प्रॉपर्टी मानना। पर सर मान लो अगर उनका शेयर डेफिनेट नहीं है कि कौन कितना शेयर रखा है, तो सरकार बोलती है फिर उन्हें तू एसोसिएशन ऑफ पर्सन मानना, तू एक मानना और एक ही प्रॉपर्टी का बेनिफिट देना। मैं बोला अगर अलग अलग होता है तो उससे क्या फायदा होता है। बोले अलग अलग होने का फायदा ये होता है कि दोनों को इंटरेस्ट की लिमिट अलग अलग मिलती है, 2-2 लाख रुपए की, तो ये फायदा हो जाता है। इसीलिए तुम्हें शेयर देखना जरूरी होता है। सेक्शन 27 में मुझे कोई पूछेगा तो एग्जाम के लिए पहला ही पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। बाकी पॉइंट्स आप रीड करके भी आगे बढ़ोगे तो इतना हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं होता। पहला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कारण ये होता है सर इस पॉइंट के रिलेवेंस से आपकी क्लबिंग भी बनती है सर, क्लबिंग में भी हम इस पॉइंट को पढ़ते कहीं ना कहीं, तो वो कनेक्शन हो जाता है जिसके कारण ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अभी मैं आपको 115 बीएससी का भी ट्रीटमेंट बताऊंगा, जब अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो 115 बीएससी का भी ट्रीटमेंट समझेंगे सर, ठीक है। तो सर ट्रांसफर ऑफ टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। सर अगर मैंने अपनी वाइफ को या मेरे बच्चे को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो सर इस केस में सिंपल सी बात है, मेरा बच्चा या मेरी वाइफ अगर उस घर को आगे किराए पे दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दो बातें अट्रैक्ट होती है। सबसे पहले सर वो जो घर मैंने क्या बोलते हैं अपनी वाइफ या अपने बच्चे को दिया है, उस घर का मालिक तो मैं ही कहलाऊंगा। कल के दिन सर अगर वो प्रॉपर्टी उन लोग किराए पे देते हैं और उनसे रेंटल इनकम होती है, तो वो रेंटल इनकम मेरे हाथ में क्लब हो जाती है। तो ये क्लबिंग के साथ कनेक्टेड है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ये क्लबिंग के साथ पूछ देता है। पर इसमें कुछ खास बातें भी थी सर, कि अगर आपकी वाइफ आपसे सर अलग रह रही है, अगर वो अलग है, तो उस केस में वो प्रॉपर्टी के डीम्ड ओनर आप नहीं मानेंगे। उस प्रॉपर्टी की डीम्ड ओनर कौन मानी जाएगी? वाइफ मानी जाएगी। और फिर उससे जो रेंटल इनकम होगा वो वाइफ के हाथ में टैक्सेबल होगा। इसका क्वेश्चन जब आप क्लबिंग करोगे तो क्लबिंग में इसका क्वेश्चन है भी, मैंने कराया है सर, आप इसका क्वेश्चन करना। दूसरा था सर माइनर चाइल्ड नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर, ठीक है। माइनर चाइल्ड को आपने दिया नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर, तो उस केस में सर क्लबिंग एप्लीकेबल होगी, क्लबिंग एप्लीकेबल होगी। और जो भी वो प्रॉपर्टी आपने उनको दिया है उस प्रॉपर्टी के मालिक आप ही माने जाओगे, ट्रांसफरर माना जाएगा, ट्रांसफरी नहीं माना जाएगा। आई बात समझ? बाकी तो पॉइंट्स मेरे हिसाब से रीड करने वाले, होल्डर ऑफ इम्पार्शियल स्टेट, प्रॉपर्टी अलॉटेड अंडर हाउस बिल्डिंग स्कीम, पोजीशन और पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें एक ये छोटा सा पॉइंट अपन और पढ़ते थे लीज वाला, जो आपको याद होगा। हमने ये बोला था सर अगर आप किसी को 1 साल से ज्यादा के लिए लीज देते हो और सर वो लीज का जो टाइम पीरियड है अगर वो 12 ईयर्स से ज्यादा हो जाता है, तो उस केस में आपने जिसको प्रॉपर्टी लीज पे दी है वो डीम्ड ओनर मान लिया जाता है सर, ठीक है। ये सिंपल सा पॉइंट रहता था, इसमें कोई रॉकेट साइंस इतना कुछ खास रहता नहीं था सर, ठीक। इसके बाद हमने देखा था कि सर कुछ केसेस है जहां पर प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट होती थी, ये प्रॉपर सीएमए वालों के लिए होता था। तो इसको एक बार रीड करके आगे बढ़ सकते हो, इसमें इतना ज्यादा घुसना मत, एक बार जस्ट रीड करके आगे बढ़ सकते हो। आता नहीं है और सीएमए वालों में भी एक बार आता है, तो ये एमसीक्यू के सेंस में आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ वो है 115 बीएससी, क्योंकि सर एग्जाम में क्वेश्चंस 115 बीएससी को लेके आते हैं, ठीक है। तो यू शुड नो अबाउट इट कि 115 बीएससी का ट्रीटमेंट क्या है, नहीं तो आप एग्जाम में करोगे कैसे। अब 115 बीएससी को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस। सबसे पहली चीज 115 बीएससी में जो पहला इंपैक्ट है, सबसे बड़ा इंपैक्ट है कि सर आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलती, वो भी सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड के। अगर आपने लेट आउट किया है तो लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में 115 बीएससी की डिडक्शन मिलती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड में नहीं मिलती। अब एक बात बताओ, अगर मान लो मैंने कोई प्रॉपर्टी किराए पे दी है और मैं 115 बीएससी ऑप्ट करता हूं, तो उस केस में अगर वो मेरी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो क्या कभी लॉस आ सकता है? नहीं, नहीं आ सकता। कैसे आएगा? जब इंटरेस्ट मिलता नहीं है तो लॉस आएगा कैसे, बताओ मुझे।
सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। तो ये एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर किए, ताकि आप, मेरे को क्या पता कल के दिन आप भी पढ़ो, आपके भी आ सकते हैं दिमाग में। कैसे आएगा लॉस? लॉस आने के लिए पहले इंटरेस्ट तो माइनस होगा, इंटरेस्ट ही नहीं माइनस हो रहा तो लॉस कैसे आ रहा है? तो एक स्टूडेंट ने बोला सर क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम 115 बीएससी में ऑप्ट करें और कोई प्रॉपर्टी लेट आउट कर दे, लेट आउट कर दे तो इंटरेस्ट ज्यादा माइनस हो जाए, तो इंटरेस्ट ज्यादा माइनस हो जाए तो लॉस आ सकता है? मैं बोला हाँ तब आ सकता है ना, तब आ सकता है, तब लॉस आ सकता है। मैंने कब बोला नहीं आ सकता? अरे बात समझ। तो ये छोटी छोटी चीजें जो ध्यान रखने वाली बात है, जो मेरे को लगता है सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि 115 बेसिक को लेके बहुत सारे लोग घूमते हैं, इधर उधर घूम जाते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है। अरे बात समझ, क्लियर हुआ सबको? बैठा दिमाग में? तो क्या मैं एक क्वेश्चन सिंपल पूछता हूँ, 115 बीएससी के केस में मुझे 2 लाख और 30,000 की लिमिट देखना है कि नहीं देखना है? नहीं देखना है। अरे क्यों देखूंगा? मेरे को तो इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है सेल्फ ऑक्यूपाइड का। और लेट आउट में कोई लिमिट मैंने आपको आज तक नहीं पढ़ाई, जीवन में नहीं पढ़ाई लेट आउट की लिमिट, तो आप क्यों ही सोचोगे? अरे समझ, बैठा दिमाग में? फिर एक स्टूडेंट ने बोला सर ठीक है आपने लिमिट नहीं पढ़ाई, फाइन, हम मान भी गए आपकी बात, बट बात ये है सर कि अगर कोई प्रॉपर्टी लेट आउट करे, उसका इंटरेस्ट ज्यादा रहे तो लॉस भी आ सकता है। मैंने बोला हाँ डेफिनेटली लॉस आ सकता है। सर तो फिर लॉस? बोले यार वो तो अपन आईएचपी में मैक्सिमम 2 लाख का लॉस क्लेम करते हैं, उससे ज्यादा लॉस तो आप वैसे भी क्लेम नहीं कर सकते, उससे ज्यादा तो लॉस आप क्लेम ही नहीं कर पाओगे। कैसे करोगे क्लेम? बाकी जो लॉस का ट्रीटमेंट है आईएचपी के, जो और ट्रीटमेंट्स होते हैं सर, कि सर आईएचपी का जो लॉस है 115 बीएससी के केस में कैरी फॉरवर्ड होगा, सेट ऑफ होगा, नहीं होगा, ये मैं आपको सर सेट ऑन सेट ऑफ वाले चैप्टर में बताऊंगा। अभी बताने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा बल्कि होते जाएगा सर, चीजें बल्कि हो जाएगी। हरी बात समझ, यहां तक बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ ये सबको? चलो क्वेश्चंस बनाते हैं। चलो देखो क्वेश्चंस, कुछ तरीके सीखेंगे, कुछ चीजें सीखेंगे, कुछ चीजें हम आपको समझाएंगे कि कैसे चलना है सर। आओ सर, ये क्वेश्चन मुझे लगता है एग्जाम प्रोस्पेक्ट में, एग्जाम के टाइम पे इसको नहीं पढ़ के जाओ, नहीं करो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि यार लास्ट डे हमारे पास इतना कोई खास टाइम होता नहीं है और हम ऐसे वैसी चीजों पे टाइम वेस्ट कर नहीं सकते। आप बेटर है अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस पे टाइम लगाओ तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये सबको आता है सर, क्योंकि इसमें हायर लोअर हायर खेलना होता है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं होती। अपन हाउस 1 2 देख लेते हैं, 3 4 5 मुझे नहीं लगता सेंस बनता भी है देखने के लिए। ठीक है, चलो देख इसलिए लेते हैं ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिस रहे, हमें थोड़ा सा पता रहे, आगे के लिए काम आएगा। तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में विच एवर इज हायर, हायर कितना हो गया 90, इसको किससे कंपेयर करेंगे? स्टैंडर्ड रेंट। यहाँ तो है ही नहीं सर, तो स्टैंडर्ड रेंट नहीं है तो ये 90,000 ही मेरा क्या बन जाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट। इसको हम किससे कंपेयर करेंगे? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। तो दोनों में विच एवर इज हायर, तो हायर हमारा 70 नहीं सॉरी हायर हमारा 90,000 आ जाएगा, 90,000 हमारा क्या आ जाएगा? जीएवी। हाउस टू देखो सर, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में विच एवर इज हायर, हायर कितना हो जाएगा? 60। सर उसको किससे कंपेयर करेंगे? स्टैंडर्ड रेंट। दोनों में विच एवर इज लोअर, कितना हो जाएगा? 60। तो सर एक्सपेक्टेड रेंट 60 हो गया। सर एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कितना दिया हुआ है? 72। दोनों में विच एवर इज हायर, कितना आ जाएगा? आया ये समझ, बैठा दिमाग में? बाकी हाउस 3 4 5 मेरे हिसाब से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, बहुत इजी और सिंपल सी चीज है सर। इतनी प्यारी और सिंपल सी चीज इंस्टीट्यूट एग्जाम में पूछ दे, बच्चे रैंक ले आएंगे। पूछती नहीं है ना इंस्टीट्यूट, ये सब चीजें नहीं पूछती। इंस्टीट्यूट बोलते हैं हमारे पास पूछने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। देखो सर अभी तो ये जैसे बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इतना छोटा क्वेश्चन आता नहीं है, एमसीक्यू के सेंस में आ सकता है, बट डायरेक्ट क्वेश्चन के सेंस मतलब बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने के सेंस में तो नहीं आता। तरीका ये होता है कभी भी पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन में सबसे नीचे में क्या दिया हुआ है वो पहले पढ़ना चाहिए। जैसे देखो मैं पहले पढ़ता हूँ कंप्यूट राजेश नेट एनुअल वैल्यू। इससे क्या होता है, हम अपने दिमाग को एक क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं, एक पाथ प्रोवाइड करते हैं कि तेरे को उस क्वेश्चन में सोचना क्या है। जब आप अपने दिमाग को एक पाथ और एक तरीका समझाते हो ना, तो उस दिमाग के सोचने का थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा होता है। क्योंकि टैक्स में आखिरी दिन आप 29 चैप्टर्स पढ़ के जाओगे, तो 29 चैप्टर्स दिमाग में पूरे हैं। अब वो पूरे दिमाग 29 चैप्टर्स को सर्च करे, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ये तो अभी हम आईएचपी कर रहे हैं, वहां तो ऐसा थोड़ी कि सिर्फ आईएचपी का ही क्वेश्चन आएगा सर,
वहां तो क्यूमुलेटिव रहेंगे सब क्वेश्चंस, तो वहां पर आप अपने दिमाग को गाइड करो, एक टाइम पे एक चीज के लिए समझाओ, उसे तैयार करो। आप उसे 10 जगह मत भगाओ, 4 जगह दौड़ाओ मत कि तू ये भी सोच वो भी सोच, वो वहां जाके कंजेस्टेड हो जाएगा, क्वालिटी खराब कर देगा और चीजें बिगड़ जाएगी। तो ये स्मार्टनेस होती है, ये तरीका ध्यान रखना होता है। कभी पहले क्वेश्चन पढ़ लो क्या पूछ रहे, उससे बहुत क्लैरिटी हो जाती है पेपर में और क्वेश्चन में कि हमें क्या मिलने वाला है, क्या दिखने वाला है, हमें किस टाइप की बातें मिलेगी और कैसे करना होगा। ठीक है, तो ये तरीका मेरे हिसाब से आपको ध्यान रखना चाहिए एग्जाम के लिए। तो हमें एनएवी निकालना है सर। राजेश, अ ब्रिटिश national, is a resident and an ordinary resident in India during the previous year 23-24। सर हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? 23-24, यही है हमारा प्रीवियस ईयर। ठीक है, he owns a house in London which he has let out for 10,000 pound है सर। ठीक है, the municipal tax paid to the municipal corporation of London is 8,000 during the previous year 23-24। क्वेश्चन ये 8,000 पर मंथ है कि साल भर का है? साल भर का है। ये हमेशा याद रखना सर, म्युनिसिपल टैक्स मंथली नहीं होता है, म्युनिसिपल टैक्स हमेशा ईयरली होता है। एग्जाम में ना जोक जोक में 8,000 इंटू 12 कर देते हैं स्टूडेंट, आपको लग रहा है कि नहीं होता होगा, ये सब चीजें होती है, बहुत सिली सिली मिस्टेक्स होती है। जरूरी थोड़ी कि हर इंसान बड़ा बड़ा मिस्टेक ही करे सर, कई बार छोटी छोटी मिस्टेक होती है वो हमें टैक्स में डुबा देती है, तो ये चीजें ध्यान रखना। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है कि सर जहां पर एक पाउंड इज इक्वल टू 95 रुपीज होता है, तो बहुत सिंपल, 10,000 इंटू 12 इंटू 95 माइनस 8,000 इंटू 95, ये करोगे तो आपका सर आ जाएगा GAV माइनस म्युनिसिपल टैक्स, तो आपका आ जाएगा NAV। करो सर, कितना आ रहा है? करो करो सर, फटाफट कैलसी चलाओ सर, कैलसी चलाओगे तो प्रैक्टिस होगी, नहीं तो मेरे को तो वैसे भी सब आता है। क्लियर हुआ है सबको? आओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये 115 BAC का ट्रीटमेंट है, याद रखना 115 BAC का ट्रीटमेंट ही है। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन क्या बोलता है। सबसे पहले नीचे आके पढ़ो, आदत डालो, धीरे धीरे ये आदत बैठेगी, बट ये आदत अच्छी है। कंप्यूट द डिडक्शन विच वुड बी अवेलेबल टू हिम अंडर सेक्शन 24B। अब मैंने अपने दिमाग को गाइड कर दिया, भाई तेरे को 24B सोचना है, मतलब तेरे को इंटरेस्ट की बातें सोचना है, बाकी बातें सब बकवास है, बाकी सब हमें ध्यान ही नहीं देना है। In respect of the interest payable on such loan, if we exercise the option of shifting out of the default tax regime, shifting out दिया हुआ है, मतलब ये किस में चल रहा है सर? नॉर्मल स्कीम में चल रहा है। ठीक है, Mr. Panas owns 2 house property, one at Bombay wherein his family resides and other at Delhi। दो घर है इसके पास। एग्जाम में मेरे को ऐसा लगता है कि एक स्टूडेंट क्या कर सकता है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते भी डाटा नोट कर सकता है। एकदम पूरा डिटेल मत नोट करो, एकदम रफ टाइप से नोट कर लो, ताकि सर उससे क्या होता है एक साथ सब चीजें काम की एक जगह मिल जाती है, तो आंसर लाना जल्दी हो जाता है, आसान हो जाता है। बार बार क्वेश्चन से डाटा ढूंढने में ना टाइम लग जाता है, ऐसा होता है सर। तो जैसे मान लो मेरे से पूछोगे तो मैं क्या करता, मैं लिखता बॉम्बे दिल्ली, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, क्योंकि एक जगह है जहां पर फैमिली रहती है, बॉम्बे में फैमिली रहती है, दिल्ली खाली पड़ा हुआ है। ही लिव्स इन चंडीगढ़, ये खुद चंडीगढ़ में रहता है फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट पर्पस इन अ रेंटेड हाउस। फॉर द एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इन बॉम्बे he has taken a loan of 30 lakh at the rate of 10% on 1/4/2022। इसको थोड़ा ध्यान रखना सर, मेरा प्रीवियस ईयर क्या है? 23-24। सर ये कब का दिया हुआ है? 22-23 का, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, he has not repaid any amount so far, इसने अभी तक 1 रुपए भी पे नहीं किया, तो सर इसको इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है? 30 लाख, उसका 10%, पूरे साल भर का इंटरेस्ट पे करेगा सर 23-24 में, तो कितना हो गया? 3 लाख। ठीक, बट आप इसको ऐसे ही लिखोगे कि सर द इंटरेस्ट कैलकुलेशन कम्स टू ₹3 लाख बट विच इज रेस्ट्रिक्टेड टू ₹2 लाख, क्योंकि उससे ज्यादा तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड में इंटरेस्ट क्लेम ही नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद देखो ये कहा गया, इन रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली he has taken a loan of 5 lakh at the rate 11% on 1/10/2022। तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? गलत, यहां पर सब साफ, जितने लोगों ने 6 महीने बोला सब साफ। रीजन ये, फिर आप ध्यान नहीं दे रहे हो प्रीवियस ईयर कौन सा है हमारा, हमारा प्रीवियस ईयर है 23-24। ये जो आपको डाटा दिया हुआ है ये 22-23 का दिया हुआ है। पूरे होश और आवाज और आंख खोल के काम करना है एग्जाम में,
छोटी छोटी जगह जहां पर आपसे मिस्टेक हो सकती है। तो सर मेरे को तो इंटरेस्ट 23-24 का चाहिए, मेरे को क्या करना है 22-23 में कितना पे कर रहे हैं इंटरेस्ट, तो मैं तो बोलूंगा सर 5 लाख इंटू 11%, कितना हो जाएगा सर 55,000। बट सर ये जो लोन लिया हुआ है ये लोन किस पर्पस के लिए, रिपेयर। तो हमने क्या बोला था सर, अगर रिपेयर के लिए हो तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है 30,000। तो आपको ये लिखना चाहिए देयरफॉर द इंटरेस्ट कैलकुलेशन इज ₹55,000 व्हिच इज रेस्ट्रिक्टेड टू ₹30,000 इन केस ऑफ रिपेयर, ऐसे लिखना चाहिए। फिर उसके बाद ये लिखना चाहिए सर कि हमारा टोटल इंटरेस्ट 2 लाख प्लस 30,000 आ रहा है, बट विच इज रेस्ट्रिक्टेड टू ₹2 लाख। आई बात समझ, बैठा दिमाग में, आगे बढ़ते हैं। देखना मेरे से क्वेश्चन ना हो, है ना, पता चला मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, गया एक क्वेश्चन बीच से उड़ गया। अनिरुद्ध प्रॉपर्टी यूज म्युनिसिपल वैल्यूज 1,30,000, फेयर रेंट इज 1,10,000, स्टैंडर्ड रेंट फिक्स्ड बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट इज 1,20,000। ओके चेक। आपको पहले नीचे क्या पढ़ लेना चाहिए क्वेश्चन, ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, अदरवाइज एग्जाम में पहले क्वेश्चन पढ़ना। कंप्यूट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है ओके। तो म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट। तो ये तीनों में अपन हायर लोअर हायर खेल लेते हैं। तो आप मुझे बताओ एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ रहा है सर, बताओ बताओ, हायर लोअर हायर खेल के बताओ एक्सपेक्टेड रेंट कितना आएगा 1,20,000, ठीक है। अब मुझे चाहिए ARR, ARR के लिए आगे बढ़ते हैं। द प्रॉपर्टी वाज लेट आउट फॉर अ रेंट ऑफ 11,000 पर मंथ थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। तो 11,000 इंटू 11 सॉरी इंटू 12, तो इंटू 12 कितना हो जाएगा सर 1,22,000, 32,000, 1,32,000, ठीक है। उसके आगे देखो क्या लिखा हुआ है, अनरियलाइज्ड रेंट वाज 11,000 एंड ऑल द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल 4 आर सैटिस्फाइड। इस चीज का ध्यान रखना, अगर एग्जाम में दे दिया कि रूल 4 की कंडीशन सैटिस्फाई नहीं है तो माइनस मत करना अनरियलाइज्ड रेंट को, अदरवाइज अनरियलाइज्ड रेंट माइनस होता है सर। अनरियलाइज्ड रेंट हम कहां से माइनस करते हैं, हमेशा याद रखना एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल से माइनस करते हैं, ठीक है। वैकेंसी के लिए जो हम चेक करते हैं वो अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करने के बाद चेक करते हैं। ये छोटी सी बात है बट एग्जाम के लिए बहुत काम की बात है, ठीक है। तो आप इसमें 11,000 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 121,000, ठीक है। तो सर एक्सपेक्टेड रेंट पता चल गया, ARR पता चल गया, दोनों में विच एवर इज हायर, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा 1,21,000। उसके बाद आपको दिया हुआ है म्युनिसिपल टैक्स पेड जो हो रहा है वो 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन है। तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन 1,30,000 है, इसका 10% कितना हो जाएगा 13,000। तो हम इसमें क्या करेंगे 13,000 माइनस कर लेंगे सर, ठीक है। 13,000 माइनस कर लोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा एनएवी, एनएवी में माइनस करोगे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो और आगे बढ़ते हैं सर। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वाज 40,000 फॉर द ईयर। तो सर हमारे को तो इंटरेस्ट सामने से खुद निकाल के दे दिया है, तो आप इंटरेस्ट माइनस कर लो, और इंटरेस्ट माइनस करके बताओ IHP की इनकम कितनी आ रही है, कितना 99, यही आ रहा है सबका पक्का, ठीक है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले नीचे देखते हैं क्या बोले। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ गणेश फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, ठीक है। गणेश is a property whose municipal valuation is 2,50,000, fair rent is 2 lakh, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है सर 2,10,000। तो हम पहले एक्सपेक्टेड रेंट पता कर लेते हैं, हायर लोअर हायर खेल के बताओ एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमें चाहिए ARR, ठीक है। द प्रॉपर्टी वाज लेट आउट फॉर अ रेंट ऑफ 20,000 पर मंथ, तो 20,000। हाउएवर द टेनेंट वेकेटेड द प्रॉपर्टी ऑन 31 जनवरी 2024, वो प्रॉपर्टी वेकेंट कर दी है सर, ठीक है। तो सर कितने महीने का किराया मिला मुझे 9 की 10 महीने हो गए ना, फेब और मार्च का नहीं मिला, बाकी सबका तो रेंट मिला ना, तो 10 महीने का रेंट मिला, 10 महीने का रेंट कितना हो गया सर 2 लाख रुपए। आगे बढ़ते हैं, अनरियलाइज्ड रेंट वाज 20,000 एंड ऑल द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल 4 आर सैटिस्फाइड। तो अनरियलाइज्ड रेंट माइनस हो जाएगा सर, जो मिला ही नहीं उसको रखेंगे कैसे सर, ठीक। तो ये आ गया 1,80,000। ही पेड म्युनिसिपल टैक्स 8% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू, तो म्युनिसिपल वैल्यू ये दी हुई है, इसका 8% आपको निकालना पड़ेगा सर, ठीक है।
8% निकाल के माइनस करो। फिर आगे दिया हुआ सर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वाज 65,000 फॉर द ईयर। तो सर पहले तो आपका एनएवी आएगा, उसमें 30% माइनस करो, उसमें उसके बाद फिर 65,000 माइनस करो, और बताओ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी आ रही है। $47,000 आ रहा है पक्का। नेक्स्ट देखो, पहले नीचे क्वेश्चन, कंप्यूट पूर्णा's income from house property for the assessment year 24-25 assuming she has exercised the option of shifting out of the default tax regime। मतलब ये नॉर्मल चलना चाहती है, ठीक है। देखो, Purna has one house property at Indira Nagar in Bangalore. She stays with her family in the house। खुद घर पे रहती है, खुद का ही घर है, तो सर एनुअल वैल्यू नील हो जाएगी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। द रेंट ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टी इन द नेबरहुड, सर ये आपको जबरदस्ती कंफ्यूज करने के लिए दिया है। म्युनिसिपल वैल्यू ये सब कोई काम के नहीं है, इवन म्युनिसिपल टैक्स भी काम का नहीं है, क्योंकि मैं अगर खुद के घर पे रहता हूँ तो सीधा मेरी एनएवी नील हो जाती है, तो म्युनिसिपल टैक्स माइनस कहाँ करोगे। The house construction began in April 2017 with a loan of 20 lakh taken from SBI Housing Finance Limited at the rate of 9% on 1/4/2017। तो सर 1/4/2017 को लोन लिया और लोन था सर 9% पे। तो सर मुझे डेट ऑफ बोरोइंग तो मिल गई कि सर 1/4/2017 को सर लोन लिया कितने का, 20 लाख, 20 लाख का लोन एट द रेट ऑफ 9%, ये मुझे पता चल गया। द कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड ऑन 30/11/2019। तो सर हमने ये सीखा था कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 30/11/2019। सर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ, 1920 को। इससे पहले वाला फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, 18-19। इसकी लास्ट डेट क्या होगी, 31 मार्च 2019, ठीक है। द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, ओहो ये तो खुद से इंटरेस्ट निकाल के दिया, तो फिर मेहनत किस बात की बची। सर 3,60,000 ये प्री का इंटरेस्ट आपको निकाल के दे दिया, तो अगर ये प्री का इंटरेस्ट निकाल के दे दिया तो हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 5। तो इसको डिवाइड बाय 5 करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है 72,000, ये मेरा प्री का आया, प्लस पोस्ट का भी तो देखना पड़ेगा। ऑन 31 मार्च 2024 Purna paid 2,40,000 of which include 1,80,000 as interest। 1,80,000 इंटरेस्ट भी है सर, तो 1,80,000 इंटरेस्ट, ये हो गया पोस्ट का, ठीक है। अब एग्जाम में ये तो सिर्फ आप इस क्वेश्चन तक क्यों सोचते हो, आपका तो एक टोटल इनकम का भी क्वेश्चन आएगा ना, उस क्वेश्चन में अगर इस बात को कभी दे दिया तो इस बात से आपको ये सीखना है। देखो ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ये निकल जाएगा। आपको ये बात सीखनी है कि सर 2,40,000 में अगर 1,80,000 इंटरेस्ट है तो 60,000 क्या है, प्रिंसिपल। और अगर ये प्रिंसिपल है तो इसकी डिडक्शन है सर एटीसी में, ये आपको याद रखना। अभी ये तो जो दिख रहा है वो बच्चा भी कर लेगा, इस पे कौन सी रॉकेट साइंस की बात थी, 72 और 1,80,000, ये थोड़ी सीखने बैठे हो। आपको ये सीखना है कि क्या चीजें पे आप मिस्टेक कर सकते हो, वो मिस्टेक्स वाले पॉइंट समझो। बाकी ये तो जो दिख रहा है वो तो कोई भी कर लेगा, आप क्या कोई भी कर लेगा, इस पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरा जो मेरे को लगता है ध्यान देने वाली बात कभी भी होती है कि ये याद रखना सर कि 5 साल का जो प्री का टाइम पीरियड है वो खत्म तो नहीं होंगे। अब इस क्वेश्चन में 2019 है, 2019 से 5 साल गिनोगे तो सर 2000 कहाँ तक पहुंच जाएंगे, 23-24 तक क्लास पहुंच जाएंगे। अब एग्जाम में मान लो अगर यही धोखे से 18-19 दे दिया तो याद रखना प्री का इंटरेस्ट तो आपने 5 साल में क्लेम कर चुका है, अब थोड़ी लोगे, क्या जिंदगी भर प्री ही लेते रहोगे क्या। अब हमें सिर्फ पोस्ट का इंटरेस्ट देखना है। ये छोटी छोटी बात है जहां पर एग्जाम में फंस सकते हो, ये ध्यान रखने वाली बात है। बाकी कोई बड़ी बात नहीं है सर, दोनों को ऐड करो, दोनों मिला के 2,50,000 से ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, बट मैक्सिमम सॉरी 2 लाख से ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, बट मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट मिलता है, 2 लाख रुपए। आई बात समझ, क्लियर हुआ। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैरी फॉरवर्ड किसकी, नहीं डेड लॉस है। कंप्यूटर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। देखो क्या बोलता है, श्रीमती
राजा राजा ही लक्ष्मी है, तो ए वाला खा गई बीच के, राज RAJ राज लक्ष्मी, तो ए बीच का। ये मेरे को अच्छा लगता है, पता है इंडिया में कोई वर्ड अगर हमें ना समझ आए तो उसमें से कोई ना कोई एक उठा के हम साइलेंट कर देते हैं, बकाक से साइलेंट कर देते हैं। साइलेंट आप कैसे डिसाइड किए सर, कैसे कैसे डिसाइड हुआ साइलेंट है, चलो बताओ तो, मेरे को भी सिखाओ साइलेंट करने का तरीका। वर्ड भक से अपन नहीं प्रोनाउंस कर पाया तो साइलेंट, ऐसे कैसे साइलेंट हो गया सर। राजा लक्ष्मी तो नहीं हो सकता, साउथ का नाम राजा लक्ष्मी, साउथ में बहुत ऐसे नाम होते हैं जो आप नहीं बोल पाओगे बट उस टाइप से नाम होते हैं साउथ के, राजा लक्ष्मी, ठीक है, बुरा लग जाता है ना उसको। चलो, राजा लक्ष्मी ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी एट अद्यार इन चेन्नई, ये देखो है भी चेन्नई की साउथ। The municipal value of the property is 5 lakh, fair rent is 4,20,000, standard rent is 4,80,000. The property was let out for 50,000. अब पहले तो expected rent बताओ मेरे को, बाकी चीजें बाद में होगी, पहले expected rent बताओ कितना है, जल्दी बोलो। 4,80,000, ठीक है। प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर 50,000 पर मंथ अप टू दिसंबर, कितने महीने प्रॉपर्टी किराए पे रही, 9 महीने, ठीक है, तो 9 महीने का कितना आ जाएगा, 4,50,000, ठीक। Thereafter the tenant vacated the property and श्रीमती राजा लक्ष्मी used the house for self occupation। ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती थी इसने जो की, क्योंकि हमने बोला था सर घर किराए पे देने के बाद अगर वो खाली रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम GAV इज इक्वल टू ARR ले लेते हैं, पर साला तुम खुद सेल्फ ऑक्यूपाइड में कर लोगे ना, तो सरकार बोली उस केस में हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट 12 मंथ का इसको कंपेयर करेंगे ARR से। अब ARR कितना है सर, 5 लाख इंटू 9 आपने किया 4,50,000। उसके बाद देखो रेंट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर कुड नॉट बी रियलाइज इन स्पाइट ऑफ ओनर्स एफर्ट्स, तो सर 2 महीने का रेंट डूब भी गया, तो 4.5 का कितना हो गया, 3.5, 3,50,000। तो सर भले ही आपका ARR 3,50,000 है, बट सर ये वैकेंसी का केस नहीं है, तो हम GAV कितना ले लेंगे, 4,80,000, ठीक है। उसके बाद देखो ऑल द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 4 आर सैटिस्फाइड, आपको सामने से लिख के दे रहा है। शी पेड अ म्युनिसिपल टैक्स ऑफ 12% ड्यूरिंग द ईयर, तो म्युनिसिपल वैल्यू दी हुई है आपको, आप उसका 12% निकाल लेंगे सर म्युनिसिपल टैक्स, वो आप माइनस कर लीजिए। शी पेड एन इंटरेस्ट ऑफ 25,000 ड्यूरिंग द ईयर, तो सर पहले आपका NAV आएगा, उसमें 30% माइनस करना और फिर इंटरेस्ट माइनस करना, कितना आ रहा है बताओ। पूरा सब फाइनल माइनस माइनस करके सब आ रहा है, ठीक, 2,69,000 यही आ रहा है सबका, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये हुई ना बात, ये क्वेश्चन ध्यान रखना चाहिए, CMA वालों में यही क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। CA वालों में ये फिगर के क्वेश्चन नहीं आते, बट इस टाइप से 3 घर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखो सर इस क्वेश्चन में क्या बोले, कंप्यूट गणेश इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी एंड सजेस्ट व्हिच हाउस शुड बी ऑप्टेड बाय द गणेश टू बी असेस्ड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड, आपसे पूछ रहा है, सो दैट इज टैक्स लायबिलिटीज मिनिमम। मेरा क्वेश्चन जब ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसको कैसे बनाओगे, नॉर्मल स्कीम से या डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से, गलत, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से बनेगा, क्योंकि हमने एक बात सीखी थी सर, जब तक कुछ ना बोले ये मान के चला जाता है कि हर आदमी डिफॉल्ट टैक्स रिजिम ले चुका है, ये बात ब्लड में बैठा लो, ये बात ब्लड में बैठा लो, क्योंकि डिफॉल्ट टैक्स रिजिम वो है सर जहां पर आप खुद से अगर ऑप्ट आउट नहीं करोगे तो ये माना जाएगा कि आप डिफॉल्ट टैक्स रिजिम लियो, तो इस क्वेश्चन में भी यही माना जाएगा सर कि आपने डिफॉल्ट टैक्स रिजिम लिया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। वैसे तो इंस्टीट्यूट लिख के देती है अभी क्वेश्चन में, क्योंकि नए नए हो अभी आप लोग, थोड़ा सा रुक जाओ, इंस्टीट्यूट ही लिखना छोड़ देगी, फिर इंस्टीट्यूट बोलेगी मान के चलते हम बच्चे को पता है कि अगर कुछ नहीं लिखा तो वो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम है, ठीक है, ये आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। तो सर देखो उसका तीनों घर दिया हुआ है, तीनों घर सेल्फ ऑक्यूपाइड था सर, तीनों घर की म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट सब दिया हुआ है सर, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ परचेज दिया हुआ है घर का, म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है और इंटरेस्ट फॉर करंट ईयर
फॉर द परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, ये रिपेयर वाला है, थोड़ा सा ध्यान रखना, रिपेयर वाला काम आता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, बनाए सर? चलो, तो थोड़ा स्पीड, थोड़ा फास्ट, क्योंकि सर ये क्वेश्चन काफी बड़ा है सर, काफी बड़ा है ये क्वेश्चन, तो थोड़ा सा फास्ट रहना आप लोग। ठीक, अभी पूरे एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट से नहीं जा रहे, क्योंकि रेगुलर क्लासेस में मैंने आपको प्रॉपर एक फॉर्मेट सिखाया था कि हम उस फॉर्मेट से बनाते हैं, हम कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कैसे लिखना होता है, कैसे प्रेजेंट करना होता है। अभी हमें सर हम रिवाइज कर रहे हैं, तो रिवाइज टाइम पे हम पूरे फॉर्मेट पे कभी नहीं जाते, क्योंकि अगर आप रिवाइज टाइम पे पूरे फॉर्मेट पे जाओगे तो कभी कोर्स ही कंप्लीट नहीं होगा, पागल हो जाओगे, इतना ज्यादा क्वेश्चन रहेगा, कैसे करोगे, फिर रिवाइज नहीं कर पाओगे ज्यादा। ठीक है, तो कभी भी जब आप घर में रिवाइज करो तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड फटाफट फटाफट बना बना के क्या बोलते करा करो, उस टाइम में आप पूरा फॉर्मेट वगैरह मत ध्यान दिया करो, नहीं तो आप कंप्लीट कैसे करोगे, मेरे को ये बताओ। एक बार के लिए हम क्या करेंगे, तीनों प्रॉपर्टी को क्या मानेंगे, लेट आउट, तो तीनों प्रॉपर्टी को लेट आउट मानते हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट, इस क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड रेंट, ARR और GAV, यही होगा सर। ठीक है, चलो देखते हैं, चलो हायर लोअर हायर खेलना स्टार्ट करते हैं। बताओ भाई, हाउस वन का एक्सपेक्टेड रेंट कितना है भाई, 3,50,000, लिखते जाना सर, क्योंकि अमाउंट का कैलकुलेशन तो आप ही लोग करोगे। हाउस टू का बोलो, हायर लोअर हायर, कितना एक्सपेक्टेड रेंट, पक्का? यार ठीक है, हाउस थ्री का, अरे यार ये क्या कर रहे हो, 370 की 75 है, 375। ठीक है, ये आ गया, माइनस करेंगे सर म्युनिसिपल टैक्स, आओ सर, पहले वाले में 12% है, निकालो म्युनिसिपल टैक्स, बताओ। दूसरे वाले में म्युनिसिपल टैक्स 8% है, म्युनिसिपल वैल्यू का बताओ। तीसरे वाले में सर म्युनिसिपल टैक्स 6% है, बताओ। माइनस करो, 800 है, ठीक, बताओ। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये हमारा NAV आ गया, माइनस करते 30%, बताओ 30%। ओके, ये तो मैं को इसने बोला 400 तो मैं लिख दिया, नेक्स्ट 30% बताओ। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ठीक लिखाऊं, ठीक, माइनस करेंगे सर इंटरेस्ट, सर अभी अपन रफ में लिख रहे हैं ना, एग्जाम में ऐसे मत लिख देना INTT, ठीक है, आ रहा है समझ, नहीं तो फिर इंस्टीट्यूट भी मार्क्स ऐसे ही लिख देगी 3, बाकी तू समझ ले, 4 तू समझ ले, आ रहा है समझ, ऐसे नहीं करना, शॉर्ट फॉर्म्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, तो सर पहले वाला घर तो कोई इंटरेस्ट की बात ही नहीं है, वाओ गुड, वेरी गुड। दूसरे वाले में इंटरेस्ट, तीसरे वाले में, ठीक है, माइनस करो, बताओ। सर लेट आउट है प्रॉपर्टी, कैसे कर रहे हो, होश हवास में रहो, प्रॉपर्टी लेट आउट है, लेट आउट में कब से लिमिट सिखाया मैं आपको इंटरेस्ट की, 2,19,800, नेक्स्ट, नेक्स्ट,
आगे है सबका। अब अपन क्या करेंगे, कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। सर हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं 115 बीएससी के हिसाब से, और जब मैं बात 115 बीएससी का करता हूं तो इंटरेस्ट का ध्यान रखना, ठीक। पहला कॉम्बिनेशन ये है सर, हाउस 1 को आप लेट आउट प्रॉपर्टी मान लो, हाउस 2 एंड 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो। अगर आप हाउस 1 को लेट आउट मानते हो सर, तो हमने हाउस 1 की इनकम निकाल दी है 219800। सर हाउस 2 में इंटरेस्ट है, बताओ 115 बीएससी में इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं। तो हाउस 2 का इंटरेस्ट नहीं मिलता, हाउस 3 का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, दोनों ही नहीं मिलेगा। समझ आई बात? तो इनकम कितनी दिखी? ये फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, हाउस 2 को लेट आउट प्रॉपर्टी मान लो, हाउस 1 एंड 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। हाउस 2 को अगर लेट आउट मानता हूं तो मैं तो निकाल लिया हूं, कितना है 176840, 176840। हाउस 1 को अगर मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड मानता हूं तो सर उस पर तो इंटरेस्ट ही नहीं है, तो कुछ आएगी नहीं बात। हाउस 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड तो है सर, उसमें इंटरेस्ट भी है बट मिलता नहीं है क्योंकि 115 बीएससी है सर। हरी बात समझ? तो इनकम कितनी दिखी? चेक। अगला सर, हाउस 3 को लेट आउट प्रॉपर्टी मान लो, हाउस 1 एंड 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो। तो सर हाउस 3 को अगर आपने लेट आउट माना तो हम निकालें 73640। सर हाउस 1 को अगर मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड मानता हूं तो इंटरेस्ट तो है ही नहीं। हाउस 2 को अगर मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड मानता हूं तो इंटरेस्ट है बट 115 बीसी के कारण माइनस नहीं हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 73640। ठीक। अब हम क्या बोलते हैं सर, तीनों मेथड में सबसे कम इनकम जो आ रही है वो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है, तो कौन सा मेथड सबसे बेस्ट रहा? थर्ड वाला। हमारी सबसे कम इनकम इसमें आ रही है। ये कहानी थी जब 115 बीएससी होता है। अगर 115 बीएससी नहीं होता तो आप इंटरेस्ट लेते। मैंने आपको इसलिए 115 बीएससी के हिसाब से स्पेसिफिक प्रैक्टिस कराया क्योंकि रीजन ये आप भूल जाओगे, 115 बीएससी प्रैक्टिस करके जाना जरूरी है सर। नॉर्मल वाले में तो कोई गलती नहीं करता, नॉर्मल वाले में कैसे गलती करोगे? पर एक बात ध्यान रखना, नॉर्मल वाला अगर यही क्वेश्चन, मान लो अगर यही क्वेश्चन में नॉर्मल वाला करता तो हाउस 2 और 3 ये दोनों में इंटरेस्ट आता। हाउस 2 में इंटरेस्ट कितना मिलता मुझे? 30,000। ठीक है, लिखना मत, मैं अभी जस्ट समझाने के लिए। 30,000। और हाउस 2 का इंटरेस्ट कितना मिलता? 1,75,000, क्योंकि ये परचेज वाला है। तो सर दोनों मिला के आता 2,05,000, पर मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना मिलता? 2 लाख। अरे बात समझ, तो वो 19,800 इनकम दिख जाती। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात, मेरे हिसाब से प्रैक्टिस करने वाली बात। मेरे को जो लगा इसलिए मैंने 115 बीएससी पहले प्रायोरिटी पे कराया, क्योंकि ये चीज आपका समझना, सीखना, जानना जरूरी है सर। क्लियर हुआ सबको? बाकी तो आप देख सकते हो सर इसको, यही है वो जो हमने निकाला। और ये देखो आप लोग जो क्या बोलते हैं, अगर 115 बीएससी नहीं लेते तो 19,800 हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। सर नॉर्मल वाला मैंने नहीं कराया, नॉर्मल वाला आप एक बार ट्राई करेंगे, दैट इज डैम इजी। 115 बीएससी कंफ्यूजिंग है इसलिए उसको मैंने पहले करा दिया। देखो, व्हाट वुड बी द प्रीमियम्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम? खुद सामने से ही बोल दिया 115 बीएससी है, तो पंगा मत लेना। अब Prem owns a house in Madras. During the previous year 23-24, two-third portion of the house was self-occupied and one-third portion was let out for residential purpose at a rent of 8,000 per month. Two-third self-occupied है, one-third let out है। तो रब के लिए अगर चाहूं तो two-third self-occupied, one-third let out property। क्योंकि सर जब म्युनिसिपल टैक्स वगैरह नीचे इंटरेस्ट वगैरह आएंगे तो सब मेरे को अलग अलग करना पड़ेगा। म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, ये एक पॉइंट है जहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। लोग क्या करते हैं, इसी को 1/3 मान लेते हैं। नहीं सर, वो पूरे घर का म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है आपको, आपको 1/3 करना पड़ेगा। तो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, तीनों में बच्चा बरे हायर लोअर हायर खेल के बताओ एक्सपेक्टेड रेंट क्या आ रहा है, बताओ, आप बताओगे सर।
3 लाख आ रहा है, तो सर 3 लाख का 1/3 लेंगे सर अपन तो लेट आउट के लिए, तो कितना हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, he paid a municipal tax at the rate of 10% of the municipal value during the year, तो कितना म्युनिसिपल टैक्स हुआ, 30,000। 30,000 पूरे घर का हुआ, 2/3 तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेट आउट वाला 1/3 है, मैं कितना कंसीडर करूंगा सर, 10,000। अरे समझ। अगला, a loan of 25 lakh was taken by him during the year 2019 for acquiring the property. Interest on loan paid during the year 23-24 was 1,20,000। फिर वही बात आ जाती है इंटरेस्ट पे भी, पूरा इंटरेस्ट थोड़ी ले लोगे आप, इंटरेस्ट का भी 2/3 इधर जाएगा, 1/3 इधर जाएगा, तो 1/3 हो गया सर 40,000, तो 2/3 कितना हो जाएगा, 80,000। अब एक बात ध्यान दो, 115 बीएससी में चल रहा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट, लेट आउट का इंटरेस्ट मिलेगा। लेट आउट में कब दिक्कत थी, सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं मिलता, ये ध्यान रखने वाली बात, ठीक है। उसके बाद तो सर बहुत सिंपल है, अब यहां पर आपको बोल रहे हैं, देखो, कंप्यूट प्रेम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 एज्यूमिंग ये एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट। तो दोनों तरीके से निकालना है आपको, शिफ्टिंग आउट के तरीके से भी निकालना है और डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के हिसाब से भी निकालना है। तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के हिसाब से मैंने बताया ये आएगा, और अगर आपने सर क्या बोलते हैं ये शिफ्ट आउट किया डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से, तो आपका ये 80,000 का इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। आई बात समझ, तो बताओ सर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के हिसाब से कितना आंसर आ रहा है, 23 की 93, 23, ठीक है। अगर ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है तो, और अगर ऑप्ट आउट करें हम डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से नॉर्मल में चले तो कितने का लॉस, 57 का, है समझ। अब एक स्टूडेंट डैम स्मार्ट है, वो क्या कर सकता है पता है एग्जाम में, अगर वो स्मार्ट है तो वो चाहे तो नॉर्मल स्कीम से निकाल ले और या तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से निकाल ले, दोनों में से जो भी है उसको फेवरेबल लगता है, जिसपे उसका ग्रिपिंग अच्छी है उससे निकाल ले, और रिस्पेक्टिव ट्रीटमेंट छोटा सा कर दे। कैसे, मान लो अगर मैं यही चीज पहले आंसर मान लो एग्जाम में नॉर्मल स्कीम से निकालता, तो नॉर्मल स्कीम से मेरा 50,000 का लॉस आ जाता, ठीक, और मुझे पता है सर कि ये 80,000 का इंटरेस्ट मिलता नहीं है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में, तो मैं क्या कर देता, प्रैक्टिकली इसमें 80,000 का इंटरेस्ट ऐड कर देता, क्योंकि मैंने पहले माइनस किया था जो कि मुझे मिलना नहीं चाहिए था, तो मैंने ऐड कर दिया। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड छोटे तरीके से आप आंसर ले आए 23,000, इससे आपका एग्जाम में टाइम सेव होगा। नहीं तो दोनों मेथड से पूरा पूरा करने जाओगे पागल हो जाओगे, टैक्स का पेपर छोटा थोड़ी होता है, 5 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे में बनाना होता है, तो यू नीड टू बी वेरी फास्ट, वेरी इफिशिएंट, वेरी कैलकुलेटिव, बहुत फास्ट चलना चाहिए माइंड की, कहां पर क्या करके मैं टाइम बचा सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, टाइम बचाना सीख जाओ टैक्स पेपर में, चलते फिरते भगवान हो जाओगे आप। आगे बढ़ते हैं, अरे यार ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आई थिंक दैट इज डैम इजी सर, एरियर्स ऑफ रेंट और अनरियलाइज्ड रेंट है, ये बहुत इजी है सर, मेरे हिसाब से ये एक स्टूडेंट कर सकता है, इस पे कोई रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन मुझे नहीं लगता, इस पे कोई इतना हाई फाई पॉइंट तो नहीं है सर। अनरियलाइज्ड रेंट है और एरियर्स ऑफ रेंट है सर, आपके पास प्रॉपर्टी रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, वो टैक्सेबल होगा जब भी अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर होगा या फिर एरियर्स ऑफ रेंट आपको मिलेगा। सर सिंपल सी बात है, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी इसमें 30% मिल जाएगी, तो ये क्वेश्चन सर आप कर सकते हैं, ना कोई लगता नहीं कुछ अच्छा, मतलब एकदम हाई फाई क्वेश्चन नहीं है। अगला देखो क्या बोल रहा है, कंप्यूट द डिडक्शन विच वुड बी अवेलेबल टू अपर्णा एंड डिम्पल अंडर द सेक्शन 24B फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 इफ बोथ एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, मतलब नॉर्मल चलना चाहते हैं। तो देखो, अपर्णा को ओन्स अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन कैलकाटा along with her sister Dimple, with her family, sister's family resides. Both of them have equal share. Nice. Self occupied है, equal share है, ये बातें समझ आ गई सर, ठीक, ओके। Is both of them have equal share in the property and the same is used by them for self occupation. Okay. Interest is payable in respect of the loan is 50 lakh at the rate of 10%. तो कितना हो जाएगा, 5 लाख डिवाइडेड बाय 2,
इक्वल है ना, तो दोनों को दोनों को 2,50,000 मिल जाएगा। इन एडिशन Aparna owns a flat in Pune in which she and her parents reside. She has taken a loan of 3 lakh at the rate of 12% on 1/10/2022 for the repair of this flat. तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा सर? निकालो। 6 महीने का इंटरेस्ट देखो, साल भर का? पहले ये तो डिसाइड करो 6 की साल। सर साल भर का देखेंगे ना सर। मेरा प्रीवियस ईयर क्या है? 23-24 है सर, ध्यान दो। ठीक है, तो सर कितना हो जाएगा? 3 लाख इंटू 12%, 36,000। बट सर रिपेयर पर्पस के लिए तो मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 30,000। ठीक है, आई बात समझ? तो ये तो सिर्फ इतना ही इंटरेस्ट निकालने की बात थी, इस पे कोई इतना कुछ खास रॉकेट साइंस था नहीं। तो सर आपका 2,50,000 प्लस अपर्णा का 30,000, दोनों मिला के भी अपर्णा को मैक्सिमम कितना मिलेगा? 2 लाख। और डिम्पल को मैक्सिमम कितना मिलेगा? 2 लाख, भले उसके पास 2,50,000 का इंटरेस्ट है। आई बात समझ? बेटा दिमाग में क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ ना? ठीक है, इसके बाद आओ नीचे देखते हैं, टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। देखो, रमन इज द को-ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी अलोंग विद हिज ब्रदर होल्डिंग इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी। लो भाई, दोनों का इक्वल शेयर है, फाइन। म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी दिया हुआ है 1,60,000, फेयर रेंट दिया हुआ है 1,50,000, स्टैंडर्ड रेंट अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट दिया हुआ है 1,70,000। तीनों में विच एवर इज हायर लोअर हायर, बताओ एक्सपेक्टेड रेंट कितना? ये क्या हो गया? क्या नाराज हो गया? हाँ, बताओ भाई कितना? 1,60,000। ठीक है, तो 1,60,000 ये आप लोगों ने निकाला। इसके बाद आपको रेंट रिसीव दिया हुआ है 15,000 पर मंथ, तो 15,000 इंटू 12 1,80,000 आएगा सर। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड रेंट पता चल गया, ARR पता चल गया। अब ARR मैं फाइनल इसलिए नहीं बोल सकता, साला नीचे कहीं अनरियलाइज्ड रेंट दिया होगा तो पहले पढ़ लेते क्वेश्चन में, नहीं तो 1,80,000 फाइनल है। The loan for the construction of this property is jointly taken and the interest charged by the bank is 25,000, out of which 21,000 has been paid. हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने इंटरेस्ट के लिए सिंपल सी एक बात बोली थी, अगर वो पेबल होगा तो भी मिल जाता है। इंटरेस्ट के केस में पेड वाली बात कोई यही नहीं, चकल्लस ही नहीं है सर। इंटरेस्ट ऑन द अनपेड इंटरेस्ट इज 450, क्या ये मिलता है? नो सर, ये कभी नहीं मिलता। इंटरेस्ट ऑन द अनपेड इंटरेस्ट। To repay this loan, Raman and his brother has taken a fresh loan. सर फ्रेश लोन लिए, उसका इंटरेस्ट क्या ये मिल जाएगा? हाँ सर, तो प्रैक्टिकली आप 25,000 प्लस 5,000 30,000 का आप इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो सर। म्युनिसिपल टैक्स आपको 100 दिया हुआ है, एंड वो भी पेड कौन कर रहा है? टेनेंट। याद है म्युनिसिपल टैक्स की एक बात हम सीखे, म्युनिसिपल टैक्स किसको पे करना चाहिए? ओनर को। टेनेंट पे करेगा तो माइनस नहीं होता, कभी नहीं होता सर। ठीक है, तो सर ये टेनेंट पे कर रहे हैं तो ये तो वैसे भी माइनस नहीं होगा। अब कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोला, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। 1,80,000 आप लोगों ने सर ARR निकाल लिया था, तो एक्सपेक्टेड रेंट और ARR दोनों में विच एवर इज हायर, तो 1,80,000 क्या आ गया मेरा? GAV। म्युनिसिपल टैक्स 0 है, तो यही मेरा क्या हो गया? NAV। NAV 1,80,000 माइनस 30% करूंगा, माइनस 30,000 का इंटरेस्ट कर दूंगा। बताओ सर कितनी आ रही है IHP की इनकम? 96,000। अब 96,000 पूरे घर का आ रहा है। अब इन लोग तो को ओनर है सर और इक्वल शेयर है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 2। तो डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 48 एक का, 48 एक का। आई बात समझ? हाँ जी, आओ पहले नीचे क्वेश्चन पढ़ते क्या बोला देखो। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी of Mr. X for the assessment year 24-25 if he has exercised the option of shifting out of the default tax regime। मतलब default tax regime में ये नहीं चल रहा है, नॉर्मल स्कीम में चल रहा है, फाइन। Mr. X owns a one residential house in Mumbai. The house is having two identical units. एक घर है जिसके 2 यूनिट है। First unit of the house is self occupied by Mr. X and another unit is rented for 8,000 per month। ठीक है, The rented unit was vacant for 2 months। आहा, 2 महीना प्रॉपर्टी खाली भी रही, आपको ये ध्यान रखना है।
द पर्टिकुलर ऑफ द हाउस फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 आर एज अंडर। तो ये पूरे घर की आपको डिटेल दी है, मतलब आपको सर डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। क्यों? सिंपल सी बात है सर, एक पार्ट तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है और एक पार्ट लेट आउट है। जो लेट आउट है उसी के लिए तो मेहनत करेंगे हम, सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो एनुअल वैल्यू नील होती है। तो बताओ सर एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ रहा है, हायर लोअर हायर करके 1,62,000 डिवाइड बाय 2, क्योंकि मेरे को तो आधे का ही चाहिए, तो एक्सपेक्टेड रेंट मेरा कितना आ गया। अब बात करते हैं एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट है सर 8,000 पर मंथ, तो 8,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा, बोलो कितना रहा। ठीक, अब सर ये आप 12 करें तो कितना हो गया 96, पर 2 महीना प्रॉपर्टी क्या रही खाली, तो 2 महीने का रेंट हटा दो। इसमें 2 तरीके, ये जो मैंने बोला ये तरीके सीएमए की बुक में होता है, सीएमए वाले ऐसे अप्लाई करते हैं। सीए वाले चाहे तो एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड कर सकते हैं सर कि 8,000 इंटू 10, आपको जैसे जमे। दोनों तरीका गलत नहीं है, दोनों से आंसर गलत नहीं होगा, बट तरीका आपका। तो ये 80 आ गया। ठीक सर, क्या प्रॉपर्टी वेकेंट रहने के कारण मेरा एआरआर कम है? यस। तो हमने क्या सीखा था सर, अगर वैकेंसी का केस है तो जीएवी इज इक्वल टू एआरआर, तो मेरा जीएवी कितना आ जाएगा 80,000। समझ आया ना? इसके बाद दिया हुआ है म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय मिस्टर एक्स। क्या मिस्टर एक्स मालिक है? हाँ, उसी ने पे किया है सर। तो 5% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू निकालो, कितना आ रहा है 9,500। ठीक है, 9,500। क्या ये पूरे एक घर का है? हाँ सर। इसको भी डिवाइड बाय 2 करेंगे सर, 4750। ठीक है, आया है सबको समझ? तो 4750 आप म्युनिसिपल टैक्स माइनस करोगे। सर लाइट एंड वाटर चार्जेस ये सब नहीं आते सर, लाइट वाटर चार्जेस, ठीक है, लीज मनी नहीं आता, इंश्योरेंस नहीं आता, रिपेयर ये सब खर्चे वगैरह नहीं आते। पर सर इंटरेस्ट आएगा ना सर, इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट है 1500 पर मंथ, इंटू 12 करोगे तो कितना आएगा 18,000। 18,000 फिर पूरे घर का है, इसको भी डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, तो 9,000 सेल्फ ऑक्यूपाइड, 9,000 लेट आउट। तो सर फाइनली सब एडजस्ट करके बताओ मुझे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ रहा है। 43675 नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं आना चाहिए, यही आ रहा है क्या? होगा फिर यही आ रहा होगा। हे भगवान, 34675, इसमें भी एमसीक्यू खेलोगे? ये पहला, ये दूसरा, और कोई आंसर? तीसरा बोथ, चौथा नन ऑफ दिस। मेरे को आप फाइनली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बताओ। आंसर एक ही हो सकता है, आंसर कभी दो नहीं हो सकता सर। आंसर दो कैसे होगा? मैंने अभी भी एक ही चीज बोला, आप मुझे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बताओ। मैंने कभी ये नहीं बोला मुझे सेल्फ ऑक्यूपाइड लेट आउट, ये सब बकवास मैंने किया ही नहीं। मैंने पूछा मेरे को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बताओ। 34675 सर, ये लोग 34675 कर रहे हैं, ये लोग परफेक्टली कंसेप्ट से सही जा रहे हैं। ये लोग क्या किए होंगे, जो मुझे लगता है इन्होंने 43675 में 9,000 को हटा दिया होगा, क्योंकि सर 9,000 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से हमने इंटरेस्ट जो माइनस किया था वो हमारा लॉस है। मैंने आपसे बोला था लास्ट फाइनल आंसर मेरे को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बताओ, तो जब मैंने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोला तो मुझे आपको लास्ट आंसर ही बताना है। आप मुझे मेरे साथ मत खेलो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड का इतना है, लेट आउट का इतना है, ये सब मत खेलो मेरे साथ। मैंने लास्ट बोला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मतलब सब एडजस्ट कर दो, और सब एडजस्ट करने के बाद आप मुझे फाइनली बताओ कि क्या चीज बचा। आई बात समझ? ये चीज का एग्जाम में ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, compute the income from house property of Mr. Vikas for the assessment year 24-25 if he has exercised the option of shifting out of the default tax regime। मतलब ये बंदा नॉर्मल स्कीम से चलना चाहता है। मिस्टर विकास owns a house property whose municipal value, fair rent, standard rent, तीनों चीज दी हुई है सर। तो आप मेरे को हायर लो और हायर खेल के एक्सपेक्टेड रेंट पहले बता दो। 1,08,000, ठीक है। इसके बाद ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 1/3 ऑफ द हाउस 1/3 of the portion of the house was let out for residential purpose at a monthly rent of 5,000 per month।
तो सर 1/3 लेट आउट किया है, तो ये जो सर एक्सपेक्टेड रेंट है ये क्या पूरे घर का है? हाँ ऑब्वियसली घर का है। तो सर क्या इसमें भी हमें 1/3 खेलना पड़ेगा? हाँ 1/3 करना पड़ेगा, वो जितना भी आ रहा होगा। ठीक है, आप 1/3 करेंगे सर। तो 5000 इंटू 12, क्योंकि उतने में हमने किराए पे दिया है। द रिमेनिंग 2/3 पोर्शन वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड। वो खुद से बता रहे भाई, 2/3 जो है उसको मैं सेल्फ ऑक्यूपाई करके रखा हूं, अपने पास रखा हूं। ठीक है भाई। म्युनिसिपल टैक्स 11% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो भाई म्युनिसिपल वैल्यू आपके पास है 96,000, इसका 11% करोगे और उसका भी 1/3 लोगे, क्योंकि 1/3 ही तो लेट आउट है सर, 2/3 तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। आप लोग निकालो, आप लोग लिखो, मेरे को तो सब आता है सर, मेरे से ना उम्मीद करो, मेरे को आता है, मैं यहाँ एक्सप्लेन करने बैठा हूँ। मेरे को ही लिखना है तो मैं तो वैसे भी लिख के पास हो चुका हूँ। आप लोग लिखो, आप लोग कैलसी में कैलकुलेट करो, जैसे भी करना है करो, आपको सीखना है चीजें। आगे बढ़ू, आगे पढ़ू मैं। ठीक। The construction of the house began in June 2016 and was completed in 31st May 2019. Vikas took a loan on 1/7/2016 for the construction of the building and he paid an interest at the rate of 12% per annum and every month such interest was paid. यहाँ पर हमें सर इंटरेस्ट के लिए मेहनत करना पड़ेगा। The date of borrowing क्या है? 1/7/2016। कितने का लोन लिया? 1 लाख। 1 लाख का लोन था सर एट द रेट ऑफ 12%। ये कहानी थी सर। उसके बाद सर डेट ऑफ कंप्लीशन आपको दिया हुआ है, कितना है? 31 मई 2019। हमने इसमें एक सिंपल सी बात बोली सर, जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, मैं बोला कंस्ट्रक्शन कंप्लीट 1920, इससे पहले वाला फाइनेंशियल ईयर 1819, इसकी लास्ट डेट 31 मार्च 2019। इस पीरियड का जो भी इंटरेस्ट होगा वो प्री का इंटरेस्ट है, इसके बाद का जो भी इंटरेस्ट है वो पोस्ट का इंटरेस्ट है। तो यहां से यहां तक कितने महीने हो गए भाई बताओ, मंथ्स काउंट करो। कितने महीने हुए बताओ? क्या 33 मंथ्स आ रहा है? यस सर, 33 मंथ्स आएगा। ठीक है, तो सर 1 लाख इंटू 12%, ये साल भर का है। हमें तो कितने महीने का चाहिए? 33 मंथ्स का चाहिए। तो बताओ कितना आ रहा है? 33,000। सर ये तो प्री का इंटरेस्ट एक बार में पूरा नहीं मिलता है, तो 1/5 कितना आ रहा है? 1/5 6600। क्लियर ये सबको? 6600 का इंटरेस्ट प्री का है। पोस्ट का इंटरेस्ट कितना है मेरा? 12,000। सर क्या ये प्री का इंटरेस्ट मेरे को 23-24 में मिल जाएगा? बोले भाई क्या मिल जाएगा? हाँ सर, 19 से हमने 5 साल ऐड किया तो ये आपका लास्ट साल है सर, आप प्री का इंटरेस्ट क्लेम कर लो। तो 12,000 प्लस 6600, 18,600। ये कहानियां समझ आई? अच्छा, फिर एक जंग लड़ाई की। 18,600 तो पूरे घर का है, ये भाई पूरा घर थोड़ी किराए पे दिया के बैठा है। ये कितना दिया था? 1/3 तो सर, 2/3 तो सेल्फ ऑक्यूपाइड था, तो उसका भी 1/3 करोगे सर आप। 1/3 लेट आउट के लिए और क्या बोलते हैं 2/3 सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए। करो और करके बताओ सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ रहा है। अभी भी बोल रहा हूँ, लास्ट बताना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फाइनल वाला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो रिवीजन होगा पीजीईपी का होगा, तो मैं तो ये बोलूंगा एक बार पीजीईपी सुन के आ जाना, जो पहले लेक्चर डले हुए रिवीजन के। फायदा ये होगा बैठोगे तो चीजें जल्दी अच्छी क्लियर होगी, फटाफट क्लियर होगी। मुझे आता है सब, आपको बैठाना है दिमाग में। सॉरी।
20936। लो भाई चेक कर लो सर, यही आ रहा है क्या? मुझे नहीं पता है ना, आंसर तो देखना पड़ेगा। यही आ रहा है पक्का? बढ़े आगे अपन। चले आगे, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पहले नीचे आके, अरे बाप रे क्वेश्चन बहुत बड़ा है। कंप्यूट द इनकम चार्जेबल फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस रोहिणी Ravi for the assessment year 24-25 if she has exercised the option of shifting out of the default tax regime। मतलब नॉर्मल के हिसाब से निकालना है। Would your answer change if she pay tax under default? मतलब दोनों तरीके से निकालना है, पूरी तो मेहनत करा दिया। चलो आओ भाई क्वेश्चन देखते हैं। Mrs. Rohini Ravi, a citizen of the USA, is a resident and an ordinary resident. Okay, she is a resident and ordinary resident. याद रखना, अगर एग्जाम में धोखे से नॉन रेसिडेंट दे दिया तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड का बेनिफिट मत दे देना, ठीक है? वो दो घर का बेनिफिट नॉन रेसिडेंट को मत दे देना, रेसिडेंट को दे देना। इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 she owns a house property at Los Angeles, USA in which is used as her residence। खुद रहती है उस घर में, तो उस घर की एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगी? नील। ठीक, उसके बाद देखो आपको मजे मजे के लिए एनुअल वैल्यू दिया हुआ है, इसका कोई सेंस नहीं, कोई रिलेवेंस नहीं है। She took an ownership and possession of the flat in Chennai on 1/7/2023, which is used for self-occupation while she is in India. The flat was used by her for 7 months only during the previous year, 31st March 2024। ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया हुआ है, दोनों चीज दी है। She paid the following to the Corporation of Chennai। भाई इतना पे भी किए, तो सर ये भी तो घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, चेन्नई में तो खुद रहती है ना, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो इसकी भी एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगी? नील। तो ये जो आप पे किए भी हो इन द फॉर्म ऑफ म्युनिसिपल टैक्स, ये माइनस कैसे होगा? माइनस ही नहीं हो पाएगा सर। अगला, she has taken a loan from the Standard Chartered Bank in June 2021 for the purchasing this flat। ओके, मतलब चेन्नई वाले फ्लैट के लिए इसने क्या लिया है? लोन लिया है। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है सर, प्रायर टू 1/4/2023 49,200, 1/4/2023 से लेके 30 जून 2023 तक, ठीक है, 50,800 एंड 1/7/2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक 1,31,300। तो सर अगर आप ध्यान दो तो क्या ये करंट ईयर का इंटरेस्ट है? ध्यान दे दो, क्या ये करंट ईयर का इंटरेस्ट है? यस, ये करंट ईयर का इंटरेस्ट है। ठीक सर, ये प्रायर है, प्रायर पहले वाला इंटरेस्ट, क्या ये प्री का इंटरेस्ट है? यस, ये प्री का इंटरेस्ट है। तो हम क्या करेंगे सर, ये प्री वाला आप डिवाइड बाय 5 करेंगे, पोस्ट वाला आपको बेचारा खुद दे दिया है, तो आप प्री और पोस्ट का इंटरेस्ट ऐड करेंगे और बताइए कितना आ रहा है इंटरेस्ट? वन नाइन इसमें आप लोगों ने प्री का भी इंटरेस्ट ऐड कर लिया, क्लियर है सबको? तो इतना इंटरेस्ट आ रहा है। आगे पढ़ते। She had a house property in Bangalore which was sold in March 2020। In respect of this house, she received an arrears of rent 60,000। तो इसका 30% हम हटा देंगे सर, और बचा हुआ टैक्सेबल हो जाएगा। तो कितना टैक्सेबल आएगा? 42,000। तो सर ध्यान दो, द अकाउंट हैज बीन नॉट चार्ज टू टैक्स अर्लियर, दिस अमाउंट हैज नॉट बीन चार्ज टू टैक्स अर्लियर, मतलब पहले इस पे टैक्स नहीं लगा है। ऑब्वियस सी बात है, कैसे लगता? ये तो एरियर्स है ना, ये तो बात की बात होती है। तो अब बात ये है, अगर आप नॉर्मल प्रोविजन से चलो, ध्यान दो, अगर आप नॉर्मल प्रोविजन से चलो तो आपका इंटरेस्ट का इतना लॉस आ जाएगा और ये इनकम दिख रही है, तो आपस में एडजस्ट कर दो। पर अगर आप इसको 115 बीएससी से चले तो क्या डिफरेंस आएगा? इंटरेस्ट नहीं दिखेगा पर इनकम दिखेगी। इनकम क्यों नहीं दिखेगी सर? इनकम थोड़ी उड़ा दोगे आप, इंटरेस्ट नहीं दिखेगा। समझ आई बात? बैठे हैं दिमाग में, क्लियर हुआ है सबको? ये चीज आप देखो, कौन सा क्वेश्चन था ये? फोर्थ। आप इसको देखो, देखो जब ये नॉर्मल प्रोविजन से चला तो इसने सब एडजस्ट भी किया,
एडजस्ट करके निकाला। और अगर ये 115 BAC है तो सिर्फ क्या दिख रहा है, इनकम। बी स्मार्ट, दो में से एक से सॉल्व करना, एक को लिख के आना, एक को सॉल्व करना है, एक को लिख करना है। अबे दोनों को सॉल्व मत करना, एग्जाम में पेपर खत्म नहीं होगा। पागल हो क्या, दोनों से सॉल्व करोगे? आपको जिसमें हाथ बैठा हुआ है, आपको 115 BAC प्यारा लगता है उससे सॉल्व कर लो, नॉर्मल से आंसर लिख देना। अगर आपको नॉर्मल पसंद आता है तो नॉर्मल से सॉल्व कर लो, 115 BAC के छोटा एडजस्टमेंट करके आंसर लिखना। पूरा पूरा दोनों को वापस पूरा मत बनाना, नहीं बनेगा, नहीं टाइम बचेगा, ठीक है? हड़बड़ा जाओगे एग्जाम में। आओ सर, प्रैक्टिकली मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है जी, ये लास्ट क्वेश्चन। शो नहीं, पहले तो ये देखो, कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड द टोटल इनकम of the two brother for the assessment year 24-25 if they pay tax under the default tax regime। फिर डिफॉल्ट टैक्स की बात कर रहे हैं, फिर वही इंटरेस्ट नहीं आएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला, लेट आउट वाला ले लेना। ऑल्सो शो द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर दिस हेड इफ दे एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ, मतलब नॉर्मल डिफॉल्ट। अब जिस स्टूडेंट को जैसे जमता हो, जिसको जैसे जमता हो, जैसे मेरे से कोई पर्सनली पूछेगा तो मैं बोलता हूँ मेरे को नॉर्मल जमता है। क्यों? मैं जन्मों से नॉर्मल पढ़ता हूँ, हर चीज में नॉर्मल का ट्रीटमेंट पहले करता हूँ, तो होता यह है कि मेरा दिमाग नॉर्मल के हिसाब से बहुत इजीली बैठा हुआ है। 115 BAC का तो छोटा सा एक एडजस्टमेंट होता है, अब उस एक एडजस्टमेंट को पूरे क्वेश्चन में याद रखना मुश्किल हो जाता है, तो बेटर है मैं एक काम करता हूँ, उसको भी याद ही नहीं रखता, मैं नॉर्मल के हिसाब से दंदन बना देता हूँ। फिर क्या करूंगा, वो जो एक एडजस्टमेंट करना है मुझे, फिर मैं उसको बाद में सोचूंगा। इसका फायदा ये होगा कि रिजल्ट अच्छे होते, कंफ्यूजन नहीं होगा, माइंड को मैं जबरदस्ती स्ट्रेच नहीं दूंगा कि भाई तू ये भी सोच वो भी सोच, एक टाइम पे दोनों सोच, वो खिचड़ी हो जाएगी सर, ठीक है? तो आपको जैसे पसंद हो। चलो आप क्वेश्चन देखते हैं। Two brothers, Arun and Bimal, are the co-owner of the house property with an equal share. The property was constructed during the financial year 2015-16. The property consists of 8 identical units and is situated at Cochin. During the financial year 23-24, each co-owner occupied 1 unit for residence, and the balance 6 unit was let out at a rent of 12,000 per month per unit. थोड़ी मेहनत हो गई यहाँ पर। 8 यूनिट्स है सर, इसकी दो कहानी है। एक है सर 2 यूनिट, जिसमें से भी एक होगा अरुण का और एक होगा बिमल का, दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है। और जो 6 यूनिट है सर, ये लेट आउट है। अबे यार, ये लेट आउट है, और ये लेट आउट भी कितने में सर? 12,000 पर मंथ इंटू 12 इंटू 6। ये समझ आया कैसे किया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी तक जितना पढ़े उसके हिसाब से यही चल रहा है। म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी 8 लाख, सॉरी 9 लाख। सर म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है आपको कितना? 9 लाख, पर ये 9 लाख पूरे घर का है, मैं तो 6 यूनिट की बात कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय 8 इंटू 6, यही आ रहा है। $6,75,000। क्रिस्टल क्लियर? पक्का? ठीक है। ये कितना आ रहा था यार? ये ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अभी तक कितना पहुंचे, इतना पढ़े, इतना लिख लिए। क्या दिया हुआ है? म्युनिसिपल टैक्स है 20% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू व्हिच वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। लो भाई, म्युनिसिपल वैल्यू का 20% म्युनिसिपल टैक्स है, तो 9 लाख का 20% कितना हो गया? 1,80,000। फिर कहानी वही होगी, म्युनिसिपल टैक्स जो है 1,80,000, ये तो पूरे 8 यूनिट का है, मुझे 6 का चाहिए, कितना आ रहा है? 1,35,000 म्युनिसिपल टैक्स, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। One of the let out unit remained vacant for the 4 months during the year. Oh my God, यहाँ एडजस्टमेंट करना है आपको। सर एक यूनिट है जो 4 महीने खाली रहा, तो हमने तो उसका 12,000 का रेंट ऊपर इंक्लूड कर दिया था सर, तो हम क्या कर देते हैं, उसको हटा देते हैं सर। कितना आएगा ये माइनस करने के बाद? 8,16,000। तो सर एकदम क्लियरली समझ भी आ रहा है, देखो
ये हमारा ARR है। ARR तो हमारा कहीं ज्यादा है सर, 8,16,000। म्यूनिसिपल वैल्यू तो सिर्फ 6,75,000 है। दोनों में विच एवर इज हायर। हायर में क्या लेंगे? 8,16,000। है समझ? ठीक है, ये हमारा आ गया एक्सपेक्टेड रेंट, सॉरी GAV। GAV आ गया, इस पे म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करो, 1,35,000 निकालना तो आप लोग को है। फिर माइनस करो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। इतना करके निकाल के रुक जाओ, क्योंकि यहीं तक हम पहुंचे, अभी तो इंटरेस्ट बचा है सर। यहां तक निकाले, चलो अब इंटरेस्ट देखते हैं। सर रिपेयर दिया हुआ है, नियायती बकवास, इंश्योरेंस और बकवास। इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस वाज 3 लाख रुपीज। फिर से बात वही यहाँ के अटक गई। सर ये इंटरेस्ट तो पूरे घर का है, हमें तो इंटरेस्ट सर इस बार थोड़ी सी अलग मेहनत है सर। मेहनत ये है सर कि इंटरेस्ट की जब बात होगी तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 8 इंटू 6 कितना आ रहा है? क्या ये पूरा इंटरेस्ट मिलेगा कि 2 लाख मिलेगा? क्या पूरा मिलेगा? हाँ, सोच क्यों रहे हो, लेट आउट है, सोचो ही मत, आराम से पूरा मिल जाएगा। पर बात ये है, बचा भी तो जिंदा है सर इंटरेस्ट। अब 2,25,000 आपने 3 लाख में क्लेम कर लिया, तो बचा कितना? 75,000। अब 75,000 के दो हिस्से, कितना? 37,500, 37,500। अब बात ध्यान से सुनना, अगर मैं 115 BSc के हिसाब से चला तो ये 37,500, 37,500 गया। अगर मैं नॉर्मल स्कीम से चला तो ये 37,500 और 37,500 का लॉस मैं ले लूंगा और उसको इनकम से एडजस्ट कर लूंगा। आई बात समझ? तो आपने जब इंटरेस्ट माइनस किया होगा तो यहां पर ये लेट आउट वाले की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ रहा होगा? लेट आउट वाले का, सिर्फ लेट आउट वाले का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाँ 251,700। ये था अरुण और विमल का मिला के। भाई दोनों का तो 3-3 यूनिट है, डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आ रहा है? आधा आधा हो जाएगा। 50। ये अरुण का और यही विमल का। तो सर अरुण और विमल, अब बात ध्यान से सुनना, ये इनकी इनकम आ गई, हमने सर इंटरेस्ट निकाल के रखा है। अगर आप इसको डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से चलोगे तो फाइनल आंसर तो यही है। और अगर आप ये नॉर्मल स्कीम से चलते हो तो ये ले लेना इनकम माइनस जो इंटरेस्ट है, वो आप इंटरेस्ट माइनस कर लोगे। आई बात समझ? क्लियर हुआ सबको? बस इतना ही तो था मेरे ख्याल से, इसके अलावा और कुछ तो नहीं था इस क्वेश्चन में, नहीं इसके अलावा और कुछ तो नहीं था। आई होप समझ आया होगा। आंसर टैली किए थे क्या? यही आ रहा है क्या? हाँ यही आ रहा है। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? तो ये आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ। तो इसमें 115 BSc के हिसाब से एक ही पॉइंट मेरे को लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है, सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेट आउट का तो मिल जाएगा 115 BSc के हिसाब से, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है? लेट आउट के केस में इंटरेस्ट की लिमिट नहीं है, ये ध्यान रखना। बाकी तो सर IHP इज डैम इजी, एग्जाम में ये आ गया तो पहले पेन छोड़ के नाचना, ये बोले वाह इंस्टीट्यूट सीरियसली पास करना चाहती है हमें। उसके बाद ये क्वेश्चंस बनाने स्टार्ट करना, आराम से बन जाते हैं, कहीं पर नहीं टेंशन वाली बात है। आप वहां हड़बड़ा गए, कोई चीज हड़बड़ाहट में सोचोगे तो गड़बड़ कर सकते हो, अदरवाइज गड़बड़ नहीं होगी। समझ आई बात? ये हमने IHP का रिवीजन कंप्लीट किया। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो PGVP ही करेंगे, ठीक है? सैलरी भी करेंगे बट अभी नहीं, सैलरी थोड़ा रुक के करेंगे हम। पहले PGVP, कैपिटल गेन, IUS, फिर जाएंगे सैलरी में, फिर TDS, फिर आपका इनकम टैक्स कंप्लीट, ठीक है? आई बात समझ? समझ आया? ओके जी, थैंक यू।